एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल एंड आज से ही और अभी से मैं आपकी CUT 2026 की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो मैं पॉलिटिकल साइंस को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ठीक है। वन शॉर्ट वीडियो रहेगी और एवरी डिटेल इसमें होगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे सिलेबस नहीं जानते हैं उनके लिए फटाफट से मैं सिलेबस निकाल दूँ। पॉलिटिकल साइंस ये, तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। ये आपका है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये इंडिया की स्टोरी और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। हम सबसे CUT मेजरली इंडिया पे फोकस बहुत करता है, मतलब अगर इंडिया से रिलेटेड टॉपिक कोई है आपके सिलेबस में तो माइंड इट, ये आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। मतलब इंडिया का कोई भी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है आपका, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके इंडिया के बारे में कुछ बताया गया है, यू शुड बी श्योर कि आप उसको करके जा रहे हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया था और हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे चैप्टर्स आपके CUT में आने वाले हैं। मेरी बुक ओल्ड है तो वो हर टॉपिक को आपको शो कर सकती है, इसमें हर टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है वो होगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो ये मत समझना कि ओल्ड बुक है तो शायद सिलेबस हमारा कवर नहीं होगा। द एंड ऑफ बायपोलैरिटी से समझते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग 12th पूरी कर चुके होंगे, बोर्ड का पेपर दिया होगा एंड परसेंटेज शायद अब तक आ गई हो या फिर ना आई हो, लेकिन इतना तो जरूर पता होगा कि बायोपोलैरिटी का क्या मतलब है और क्या बायोपोलैरिटी एंड हो रही है, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ। हमारे वर्ल्ड एक टाइम पे मल्टीपोलर नहीं था, ऐसा नहीं था कि कहीं इमर्जिंग सुपर पावर्स आ रही हैं। पहले के टाइम में यूएस बहुत डोमिनेटिंग था, ठीक है। और उससे भी पहले यूएस की टक्कर में एक और डोमिनेटिंग स्टेट था जो कि यूएसएसआर है, ठीक है। यूएसआर एक्चुअल में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इन दोनों के बीच में, यूएस एंड यूएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर का क्या मतलब है कि दे वर नॉट यूजिंग देयर वेपन्स एंड आर्म्स, इंस्टेड दे वर competing with each other in silence. They were improving their technology, they were improving their army or military, they were investing in their nuclear power. ओके, तो ये सारी चीज़ों में यूएस को यूएसएसआर अच्छी टक्कर तो दे रहा था, लेकिन प्रॉब्लम वाज कि यूएसएसआर अपने फाइनेंशियल बजट को नहीं देख पा रहा था। वो एक तरफ मिलिट्री में बहुत अच्छा लगा रहा है पैसा, वो एक तरफ न्यूक्लियर पावर में बहुत अच्छा पैसा लगा रहा है, लेकिन वहीं पे वो अपने लोगों पे फोकस नहीं कर पा रहा है। वो जो लोगों को वेलफेयर देता था वो नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो यही दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ था कि यूएसएसआर खत्म हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था और यूएस सुपर पावर बन गया था। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नाउ इट विल बी गुड अगर हम बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा कवर कर ले। बर्लिन वॉल एक्चुअल में जर्मनी को डिवाइड करती थी, ठीक है। बर्लिन को डिवाइड करती थी। ये एक डिवीजन था कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट के बीच में। बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में, और इसमें एटलीस्ट 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी जो कि 28 ईयर्स तक खड़ी रही थी। और फाइनली एट द एंड, मतलब एक ही बात है, 9 नवंबर 1989 को ये सारे लोग जो हैं बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं दोनों साइड्स के, एंड 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी का बन जाता है वन जर्मनी। और इससे क्या होता है, कम्युनिस्ट ब्लॉक की खात्मा हो जाता है। अब ये पिक्चर डिपेक्ट करती है, ये जो पिक्चर है बर्लिन वॉल को तोड़ते हुए है, एंड हियर वी आर गेटिंग टू सी बर्लिन वॉल। लोगों ने बर्लिन वॉल में टाइनी होल्स बनाना शुरू कर दिया था, एक सेक्शन उन्होंने खोल दिया था ताकि दोनों साइड फ्री मूवमेंट हो। बर्लिन वॉल खड़ी रही थी। आपको इतना याद रखना है कि बर्लिन वॉल कब बनी थी, 1961 में, और कब टूटी थी, 1989 में। अच्छा, एक छोटी सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, मेरी वीडियो देखकर आपको फायदा क्या मिलेगा। आपको कई वीडियोस में दिखेंगे जो कि आपको बता रही होंगी CUT की एक एक डिटेल, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। अब बुक से पढ़ने का क्या मतलब है कि आपको एक डिटेल पता लग रही है। CUT में नोट्स बनाने के बजाय मैं एक अच्छी एडवाइस दूंगी मैं आपको कि आप बुक में ही अपने अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा कि आप जब भी खोलोगे बुक, आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिखेंगे। अब देखो, बुक नोट्स आप कितनी बना पाओगे, ये लिख लोगे, वो लिख लोगे, कितना लिख लोगे, और बुक्स भी कितनी खरीदोगे बाहर से। बुक खरीद रहे हो तो पैसे वेस्ट हैं, क्योंकि NCERT में सब कुछ है जो कि आपको चाहिए, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने का ही फायदा है कि मैं साइड में छोटे छोटे, हर छोटा बॉक्स जो भी साइड में हर जो भी चीज़ है उसको भी कवर करूँगी। इवन द यूजलेस थिंग्स, उसको मैं छोटा सा 2 सेकंड का टाइम दूंगी। जैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि बॉलीवुड कितना फेमस था उस टाइम पे ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ये मैं सोचना आपका टाइम वेस्ट करूँगी यूजलेस चीज़ों को बताकर, नहीं, लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत सिस्टम 6 चीज़ों पे मानता था। बिलीव्स इन सोशलिज्म, अगेंस्ट कैपिटलिज्म, अपोजेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिलीव्स वन पार्टी सिस्टम, इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल, प्रमोट्स इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स है। अब देखो, जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वो तब बना जब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में 1917 में। अब देखो क्या हुआ कि जो ये रिवॉल्यूशन था, इसमें वो अपना आइडिया ऑफ सोशलिज्म दिखा रहे थे एंड कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे। अब जिन्हें नहीं पता कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, उनके लिए 2 सेकंड का बता देती हूँ मैं कि कैपिटलिज्म मीन्स जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, ठीक है। और सोशलिज्म का मतलब है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, फाइनेंसेस को, और सारी चीज़ें उसके अंदर है, और सारी जो भी लैंड है वो गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। और ये अब वो चाहते क्या थे रशिया वाले, वो चाहते थे कि इग्लिटेरियन सोसाइटी बने, और ये बिगेस्ट अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देने का, ठीक है।
और एक ऐसी सोसाइटी बनाने का जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से सब चले, ठीक है। अब क्या होता है, सोवियत सिस्टम में प्राइमरी जो है वो स्टेट है, ठीक है, और सब कुछ स्टेट के अंडर होता है। जो इकोनॉमी होती है वो स्टेट ही प्लान करता है और स्टेट ही कंट्रोल करता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो सोवियत आर्मी, ठीक है, मतलब क्या है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ना सोवियत मतलब यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी, और जो भी पॉलिटिक इकोनॉमिक सिस्टम था इस कंट्रीज का वो यूएसएसआर मॉडल करने लग गया था। और ये जो ग्रुप है कंट्रीज का, मतलब यूएसएसआर एक कंट्री नहीं है, यूएसएसआर में कई कंट्रीज हैं, और ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकंड वर्ल्ड, रिमेंबर दिस, इसे सेकंड वर्ल्ड कहते हैं, और यूएस का फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। और वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था, एक मिलिट्री अलायंस जो कि इन सबको साथ में रखता था। यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था टू कीप दिस अलायंस इन कंट्रोल, और एक मिलिट्री अलायंस था, ठीक है। अब जो सोवियत इकोनॉमी थी वो बहुत डेवलप थी, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। हालांकि यूएस से डेवलप नहीं थी, यूएस वाज नंबर 1, पर फिर भी उसके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क थी, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज था, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन अच्छा था उनका पास एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था जो कि रिमोटेस्ट एरियाज, यानी कि जो कि ज़्यादा एरिया, उन एरियाज में ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड था, ठीक है। और डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी थी वहाँ पे, जो कि पिंस टू कार से लेकर सब कुछ बनाती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्वालिटी जो है उसको मैच नहीं कर पाते थे वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अकॉर्डिंग। और फिर जो सोवियत स्टेट था वो ये इंश्योर करता था कि लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती थी बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, मतलब एवरीवन वाज एम्प्लॉयड, और स्टेट ओनरशिप था, यानी कि लैंड किसी के अंडर नहीं था, लैंड गवर्नमेंट के अंदर ही था, ठीक है। अब सोवियत सिस्टम, हाउएवर, अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि वाह उसमें तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इसके प्रोज देखे, ठीक है, हमने तो ये देखा कि ये तो कितना सही था प्रोज, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कॉन्स देखते हैं। सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक था और अथॉरिटेरियन। ऑब्वियसली आप सोच सकते हो जब सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होगी, है ना, कितनी कंट्रोलिंग होगी। इसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था, और जो क्या कार्टून्स में भी लोग जो थे उसमें ही एक्सप्रेस कर पाते थे थोड़ा बहुत, ठीक है। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो थे ना सोवियत स्टेट में उनको रिफॉर्म की नहीं थी, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम ही चलता था, और वो वन पार्टी कौन सी थी जो रूल करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। उसका टाइट कंट्रोल था, ठीक है, और वो बहुत अनअकाउंटेबल थी, लोगों को वो जवाब भी नहीं देती थी कि वो कर क्या रही है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, अभी जो मैंने तक पढ़ाया, बर्लिन वॉल कब बनी थी और कब टूटी थी, ठीक है, बैक पीछे मत जाना, ठीक है। अब ये बताओ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो है, नहीं ये तो मैंने अभी बताया, खैर ठीक है, तो ये पार्टी जो है रूल कर रही थी। अब यहाँ पे 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थे जिन्होंने सोवियत यूनियन बनाया था, यानी कि 15 कंट्रीज जो है उनसे मिलकर सोवियत यूनियन बना था। और इसमें रशिया जो था ना बहुत डोमिनेशन थी उसकी, ठीक है। एक छोटे से मैं आपको बता दूं कि ये जो लीडर्स के बारे में है ये बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में मैं कवर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्स हैं जो कि एमसीक्यूज में तो गारंटी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत मेजर कौन है, बहुत ज़्यादा, एक तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत यूनियन। वो मैच तो कर पाता था यूएस को टाइम टू टाइम, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहाइंड था, ठीक है। यूएस के अकॉर्डिंग वो पीछे था टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स को वो पूरा नहीं कर पाता था, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल उनको पूरा नहीं कर पाता था। सोवियत यूनियन इन्वेजन कर देता है अफगानिस्तान में 1979 में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से गिरती है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कंट्रोल करना होता है, खर्चा होता है और बुरी तरह से गिरती है, और इसकी वजह से वो सिस्टम और वीक हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इकोनॉमी गिर जाती है तो फूड इंपोर्ट्स होते हैं, और फूड इंपोर्ट साल भर साल बढ़ने लग जाते हैं। फूड इंपोर्ट जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से 1970s आते आते ही जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की वो स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी कि बहुत बुरी तरह से गिरने लग जाती है। अब कहते हैं ना हर कहानी में कोई हीरो होता है या विलन होता है। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, मुझे बताओ गोरबच्चव एक्चुअल में हीरो था या विलन था, क्योंकि गोरबच्चव के कुछ रिफॉर्म्स लाने के बाद इतने तगड़े प्रोटेस्ट होते हैं कि यूएसएसआर डिक्लाइन हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम डिसइंटीग्रेशन के साथ आया, गोरबच्चव एंड द डिसइंटीग्रेशन। माइकल गोरबच्चव क्या है, मिखाइल गोरबच्चव जो है वो जनरल सेक्रेटरी था, बन जाता है 1985 में ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। इसी पार्टी का वो जनरल सेक्रेटरी बन जाता है 1985 में, यू हैव टू रिमेंबर द डेट, ठीक है। और वो कुछ नेसेसरी रिफॉर्म्स जो कि उसको लगता है बहुत जरूरी है यूएसएसआर के लिए वो लेके आ जाता है, जिसमें वो क्या चाहता था, वो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन चाहता था। मतलब वो चाहता था कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी करें, हम वेस्ट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ाए। तो गोरबच्चव क्या करता है, वो अपने कुछ डिसीजंस रखता है कि हम क्या करेंगे, हम वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर देंगे। दूसरा उसका डिसीजन क्या था मेजर, कि हम डेमोक्रेटाइज करेंगे और रिफॉर्म करेंगे सोवियत यूनियन, यानी कि अब हम थोड़ी सी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपके कमरे में बंद रखती हूँ, आपको खाना देती हूँ, आपको पानी देती हूँ, आपको सारी फैसिलिटीज़ देती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि जो बाहर की दुनिया है उसमें जो लोग हैं वो एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं, ये कमरा सेफ है, वरना आगे के जो बाहर के लोग हैं वो जल रहे हैं, उनको तो खाना भी नहीं मिल रहा, उन्हें तो पानी भी नहीं मिल रहा। तो क्या तुम बाहर जाना पसंद करोगे अपनी पूरी ज़िंदगी उस रूम में बिताने के बाद? नहीं जाना पसंद करोगे, ठीक है। और वो रेपल्सल थी भाई, वो अट्रैक्ट हो गई थी उन लाइट से, अगर उसको वो जल्दी भी वो भी नहीं दिखती है ना तो भी वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि इसको पूरी लाइफ यही बताया गया कि वो बेस्ट लाइफ जी रही है और आगे खतरा है।
तो एग्जैक्ट सीन था यहाँ पे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हम वेस्ट के साथ रिलेशन क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हम तो उनके दुश्मन हैं और वो हमारे दुश्मन हैं, और उनकी ज़िंदगी तो हेल है, तो हमारी ज़िंदगी हेल बनाने की तरफ क्यों लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो सोवियत वॉर का पार्ट थी। ये आपको फिर से रिमाइंड करवाया गया है, 1 सेकेंड। ठीक है, और उन्होंने तो प्रोटेस्ट ही करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले प्रोटेस्ट किसने करा? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने। उन्होंने धूम धड़ाके से प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट खुद की गवर्नमेंट, जो कि है CSI में भी ये शॉर्ट फॉर्म है ना, CP कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट। और फिर पास्ट की तरह गौर बच्चा जो है इंटरवेन नहीं करता। ठीक है, वो पीछे नहीं जाता, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस और बढ़ जाता है। साथ ही कम्युनिस्ट रिजीम्स जो थे इसकी वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट्स आ रही थी ये बहुत रैपिडली आ रही थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर में बहुत बुरी तरह से क्राइसिस होते हैं और जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यानी कि यूएसएसआर इन प्रोटेस्ट की वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी पावर में थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, वो कोलैप्स हो जाती है। और पीपल जो है, अब उन्हें गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब उन्हें गवर्नमेंट से हाथ धोना था। तो वो परेशान हो गए थे कि ये क्या हुआ है। और ये रिफॉर्म्स जो थे ये अपोज, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स हैं उन्होंने खुद ही अपोज करा इन रिफॉर्म्स को। तो उन्होंने कुछ लीडर जो थे इस पार्टी के, उन्होंने खुद इन प्रोटेस्ट में इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब 1991 में कूप आता है जो कि एनकरेज करता है कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स को। ठीक है, और जो लोग थे उन्होंने फ्रीडम चख लिया था। अब देखो, क्योंकि गवर्नमेंट पावर से निकल जाती है तो लोगों के पास एक्चुअल फ्रीडम आता है। पावर में जब तक रहती है उन्हें तो लगता है हाँ वी आर लिविंग द बेस्ट लाइफ, ठीक है, वी आर हैविंग द बेस्ट डेज। और जैसे ही वो पावर से हट जाती है वो रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल में वो खुद हेल में जी रहे थे। तो क्योंकि उन्होंने जो फ्रीडम है उसको टेस्ट कर लिया था, तो अगर जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो क्या शेर रुकता है? नहीं रुकता। वैसे ही लोग, उन्होंने जैसी फ्रीडम को टेस्ट करा, उन्होंने रियलाइज करा कि फ्रीडम क्या है। उन्होंने ओल्ड स्टाइल रूल को चाहा ही नहीं। उन्होंने चाहिए नहीं था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी आए और रूल करे। बोरिस येल्सन ये लोगों का हीरो माना जाता है। बोरिस येल्सन नेशनल हीरो की तरह आया और उसने कूप्स को अपोज करा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स को एनकरेज कर रही थी। ठीक है, रशियन रिपब्लिक में जहाँ पे येल्सन जो है पॉपुलर इलेक्शन को जीत जाता है, उसकी पार्टी का क्या नाम है? रशियन रिपब्लिक। और येल्सन जीत जाता है और फिर बाद में वो सेंट्रलाइज कंट्रोल को हटा देता है। पावर धीरे धीरे सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स के पास गई। रिपब्लिक्स यानी कि जो 15 रिपब्लिक्स थे, ठीक है, उनके पास गई। और ज्यादा से ज्यादा पावर जो है यूरोपियनाइज पार्ट पे गई, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को सोवियत स्टेट की तरह देखना शुरू करा, खुद को यानी कि एक अलग स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखना शुरू करा। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक था उन्होंने तो इंडिपेंडेंस की मांग ही नहीं करी, उन्हें तो सोवियत फेडरेशन में ही रहना था। लेकिन फिर भी क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो रहा था, वो कहाँ से वैसे रह सकते हैं। दिसंबर 1991 में येल्सन की लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन, बेलारस, ये 3 मेजर रिपब्लिक जो है अपने लिए डिसबैंड हो जाते हैं, मतलब यूएस से डिसबैंड हो जाते, मतलब यूएसएसआर से डिसबैंड हो जाते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अब इस पैराग्राफ में 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले तो बोरिस येल्सन के बारे में जो मैंने आपको बताया। दूसरा कि यूरोपियन जो भी कंट्रीज थी, सबसे पहले तो वो उनके पास ज्यादा पावर जाती है, वो खुद को सोवियत मानने लग जाती है। सबसे पहले इन्होंने खुद को सोवियत स्टेट माना। दूसरा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तो चाहती ही नहीं थी अलग होना। ठीक है, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि दिसंबर 1991 में येल्सन की लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारस इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब सोवियत पार्टी जो थी वो बैन हो गई, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट होना हो गया। ठीक है, यूएसएसआर के रिपब्लिक्स में। अभी जो 15 रिपब्लिक्स थी इसमें कोई ना कोई तो डोमिनेट निकल, मतलब देखो, हम ये नहीं भूल सकते कि यूएसएसआर के पास अच्छी मिलिट्री थी, यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूएसएसआर के पास अथॉरिटी थी वर्ल्ड में। तो ये सब किसके पास गया? सोचो, ये सब गया रशिया के पास, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि रशिया डोमिनेट करता था यूएसएसआर के डिक्लाइन होने से पहले। तो यूएसएसआर की सारी पावर, यूएसएसआर की जो सोवियत सीट्स थी, देख सेकंड, हाँ, यूएसएसआर की जो भी सीट्स थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सारी रशिया के पास गई। इंटरनेशनल ट्रीटीज, कमिटमेंट सारी रशिया के पास गए। सारे न्यूक्लियर स्टेट जो थे, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, वो सारे गए रशिया के पास। ठीक है, स्क्रीन बहुत मूव कर रही है, आई नो, सेटअप कुछ ऐसा ही है मेरा। ठीक है, पर अगर वीडियो क्वालिटी वाली लग रही है आपको तो आई वुड लाइक इफ यू अप्रिशिएट माय वीडियो बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। देख, जो डिक्लेरेशन है, अब ये डिक्लेरेशन कब हुआ? यूएसएसआर का जब डिक्लेरेशन हुआ कि भाई वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया है, और जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो लोगों ने, जो 15 रिपब्लिक्स थे, उन्होंने सोचा कि हमें एक तरह से तो जुड़ना ही होगा, हमें ऐसा करना चाहिए, जब हम अलग हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बना लेना चाहिए जो हमें अभी भी कनेक्ट करता हो। तो उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट को बनाया, उन्होंने उसे फॉर्म करा। और जब ये हुआ तो उन्होंने रिपब्लिक्स बहुत सरप्राइज हो गए, खासकर सेंट्रल एशियंस वाले, क्योंकि वो हैरान हो गए कि अभी भी ये कनेक्शन चाहते हैं, मतलब कनेक्शन अभी भी पॉसिबल है रिपब्लिक्स के अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम जो इनकी आपस में थी वो उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग धीरे धीरे ये सारी रिपब्लिक जो है CIS का मेंबर बनने लग गए थे। अब रशिया इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रशिया सक्सेसर बना, उसने सोवियत सीट जो थी UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो सारी ले ली। रशिया ने सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट को ले लिया। रशिया ने सारे न्यूक्लियर स्टेट को ले लिया। रशिया ने सोवियत स्पेस एंड जो भी सारा कंट्रोल था स्पेस का, सारा जो भी वर्क था वो सब कुछ ले लिया उसने। ठीक है, तो ओल्ड सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, दफन हो चुका था। अब भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया, तबाह हो चुका है। लेकिन क्यों हुआ तबाह? मतलब हमने पूरा पढ़ा कि हाँ चलो माइकल गॉर्बेचोव आ गया था और लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन हमें पूरे पॉइंट्स चाहिए, हमें पूरा जानना है कि भाई क्यों हुआ था तबाह। तो जानते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट लिखा है मैंने। सबसे पहला रीजन है इंटरनल वीकनेस। सोवियत यूनियन जिसे यूएसएसआर कहा जाता है वो एक्चुअली इनर साइड से वीक था। क्यों? क्योंकि वो पीपल की एस्पिरेशन को नहीं मिल पा रहा था, जो भी लोगों की एस्पिरेशन थी। एक स्टेट तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब उसके लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा किया जाए, है ना।
अब एक कंट्री है जो कि बाहर से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर में उसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है, दंगे चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, लोग यूनाइटेड नहीं है, लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो एट द एंड क्या होगा कि भले ही वो कंट्री बाहर से बहुत स्ट्रांग है, उसका जियोपॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो कभी कभी खत्म हो जाएगी, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली अंदर से कंट्री स्ट्रांग नहीं है। तो इंटरनल वीकनेस थी। दूसरा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब क्योंकि कंज्यूमर शॉर्टेज होने लग गई थी, लोगों के पास खाना नहीं था, फूड सप्लाई करना पड़ रहा था बाहर से, और इसी में सारा पैसा लग रहा था, सारे वेलफेयर सब कुछ छीन लिया था गवर्नमेंट ने, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गई थी, इकोनॉमी तो सीधा नीचे ही गिर रही थी। और न्यूक्लियर, मिलिट्री, सैटेलाइट, इस पे इतना खर्चा हुआ कि इकोनॉमी का तो गिरना तो तय ही था। अब देखो, पहला पॉइंट है इंटरनल वीकनेस। यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें 3 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम्हें मोटा मोटा पता लगता है। अब तुम्हें मैं बता रही हूँ कि जो भी बुक के अकॉर्डिंग है, एक एक लाइन में इंपॉर्टेंट पढ़कर। तो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत यूनियन में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, जो कि एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को नहीं मीट कर पा रहे थे। दूसरा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, बहुत ज्यादा कंज्यूमर शॉर्टेज थी, और लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी को तो क्वेश्चन करना पड़ा सिस्टम से ओपनली कि भाई हो क्या रहा है, हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारे लिए खाना नहीं है। तीसरा, सोवियत आर्मी जो थी वो इतना ज़्यादा खर्च कर रही थी रिसोर्सेज में और न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल पे कि, और सैटेलाइट स्टेट्स में ईस्टर्न यूरोप में, कि क्या हुआ कि जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी पर्टिकुलरली, देखो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ पे सैटेलाइट स्टेट्स थी, सैटेलाइट स्टेट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप थी, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, ठीक है। इसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट हुआ, लोगों को पता लगा कि भाई यहाँ पे सारा खर्चा जा रहा है, और उन्हें पता लगा कि भाई कितना इकोनॉमिकली एडवांस है वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए, लिविंग ऑफ द वे दे लिव, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए। उन्हें पता लगा कि सोवियत सिस्टम उन्हें हमेशा से बताया है कि कैपिटलिज्म बेकार है, कैपिटलिज्म एक्चुअली बैकवर्डनेस है, लेकिन बैकवर्डनेस तो उनका सोशलिज्म है, और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक है, इसे पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक कहते हैं, क्योंकि लोगों को भाई इतने सालों तक आप उन्हें बताते हो कि आप बेस्ट लाइफ जी रहे हो, सोशलिज्म बेस्ट है, आपको हर चीज़ मिल रही है, लेकिन कैपिटलिज्म में जब उन्होंने झाँका तो उन्हें पता लगा एक्चुअल फ्रीडम क्या है, एक्चुअल लाइफ क्या है, क्या गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ये पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक था उनके लिए। सोवियत यूनियन जो था वो स्टैग्नेंट बन चुका था, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 70 ईयर्स तक रूल किया था, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 70 ईयर्स तक उसने रूल किया था, और वो अकाउंटेबल नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल को ही उनके स्टेट में एलियनेटेड फील हो रहा था, और ये स्टिफनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये रैम्पेड करप्शन उनको सफर करवा रहा था। इट वॉज लाइक कि उनकी गर्दन कोई पकड़ रहा है लोगों की, और सिस्टम जो था अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट ही नहीं करता था, वो चाहता ही नहीं था एक्चुअली करेक्ट करना, और गवर्नमेंट जो है वो ओपननेस तो करती ही नहीं थी, वो लोगों को मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं थी लोगों के लिए, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो पावर में लोग थे वो इतने प्रिविलेज थे, ऑर्डिनरी सिटीजन को इतना प्रिविलेज नहीं मिल रहा था, तो पीपल जो है इस सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, और क्या हुआ, इसको जो भी सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिला, खत्म हो गया था इनके लिए सपोर्ट। साथ ही गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स आए। अब गॉर्बेचोव के जो रिफॉर्म्स आए वो क्या डील थी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। गॉर्बेचोव प्रॉमिस करता है कि इकोनॉमी अच्छी होगी, वो वेस्ट के साथ कैचअप कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है लूज हो जाएगा। एक्चुअली में इसके गॉर्बेचोव के जो रिफॉर्म्स थे बहुत अच्छे थे, प्रॉब्लम नहीं थी इनमें, बहुत डेवलपिंग थे, और जो लोगों को एक्चुअली चाहिए था वो गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स ही दे रहे थे, लेकिन उस टाइम लोग अवेयर नहीं थे, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक आंसर यही है कि गॉर्बेचोव ने ये रिफॉर्म्स तो लाए, लेकिन सिस्टम जो है वो लूज हो गया, क्योंकि मोशन ऑफ फोर्स, देखो लोग क्या था, लोग बिल्कुल अवेयर थे ही नहीं कि ये सारी चीज़ें सही हैं गलत हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स ले आया, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्लो था, ठीक है। इस टग ऑफ वॉर में कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी चल रहा है, लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं दिया, तो सारी साइड से सपोर्ट खो बैठा, पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो चुका था, और जो भी इसके साथ थे वो उन्हें लगा कि भाई ये ऐसे है, उन्हें इसमें भी दिक्कतें नजर आई, तो वो खुद की पॉलिटिक्स को डिफेंड नहीं कर पाया। एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी। लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागा, सोवरेनिटी की वैल्यू जागी। रशिया, बेल्टेड रिपब्लिक्स जैसे कि एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया, भाई मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रही हूँ लेकिन स्पेलिंग सामने है तुम्हारे, ठीक है। यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सबको रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में सोवरेनिटी क्या है, एक्चुअल में नेशनलिज्म क्या है, और फिर इसकी वजह से ये एक मेजर कॉज था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के? सबसे पहला जो एंड था कोल्ड वॉर का, ठीक है, इसमें क्या था कि एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बन गया था कि क्या सोशलिज्म कैपिटलिज्म को बीट कर पाएगा, और ये एक्चुअल में कोई इशू रहा भी नहीं था। देखो जब मेजर कंट्री है जो कि सोशलिज्म को मानती है, अब वही नहीं रही, जिसकी वजह से लोगों ने अलग अलग स्टेट्स ने, अलग अलग कंट्रीज, मतलब कंट्री स्टेट की बात है, उन्होंने सोशलिज्म को अडैप्ट करा इन्हें देखकर। अब यही नहीं रहे, जब गुरु ही नहीं रहा तो चेला क्या करेगा रह के, ठीक है। तो ये वॉर रही नहीं थी कि सोशलिज्म बेटर है या कैपिटलिज्म बेटर है। दूसरा, आर्म रेस यानी कि जो वेपन्स के साथ लड़ाई होती है, यूज किया जाता है वेपन्स का, अब वो ट्रिगर होने का chances less हो गए थे। Since the dispute had engaged the military of the two blocs has triggered a massive arm race and accumulation of nuclear weapons and lead to existence of military blocs. The end of confrontation demanded an end of arm race and possible new peace. क्योंकि अब इतने सारे वेपन्स तो बन गए थे, लेकिन अब उन वेपन्स का करेंगे क्या? तो डिमांड ये रखी जा रही थी कि भाई ये वेपन्स को खत्म कर दो, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि पावर रिलेशन जो थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए थे, ठीक है। यानी कि जो अब देखो 15 रिपब्लिक्स हैं वो अलग अलग हो गए, यानी कि वर्ल्ड में और 15 कंट्रीज आ गए, तो रिलेटिव इन्फ्लुएंस जो भी था आइडियाज इंस्टीट्यूशंस का वो भी चेंज हो गया। तीसरा, एक यूनिपोलर सिस्टम बन गया। यूएसएसआर एंड यूएस ये पावर में थे, अब क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूएस पावर में आ गया एंड वो सोल पावर बन गया, यूएस सिंगल पावर बन गया, और जो सिंगल पावर वर्ल्ड है उसको कहा जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट हो गया था, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वो डोमिनेंट इकोनॉमी बन गई थी।
वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बहुत पावरफुल बन गए थे, पावरफुल एडवाइजर बन गए थे। और ये सारे क्या करते थे, ये सारे कंट्रीज को एडवाइस करते थे कि आप लोन लो और ट्रांजिशन करो सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। और इसकी वजह से क्या हुआ, नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज हुआ। फिफ्थ, इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अब क्योंकि यूएस के साथ इतनी सारी कंट्रीज का मेल जोल था, तो वो जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो कई कंट्रीज बाहर आई, ठीक है, तो न्यू कंट्रीज इमर्ज हुई। अब कौन कौन सी वो कंट्री थी, स्पेशली बाल्टिक या फिर ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहती थी, दूसरी थी जो कि नाटो ज्वाइन करना चाहती थी, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी वो एडवांटेज लेना चाहती थी जियोग्राफिकल लोकेशन का, तो वो कंटिन्यू करना चाहती थी रशिया के साथ रिलेशन, अपने जो भी क्लोज रिलेशन है उनके साथ, और वो वेस्ट और यूएस और चाइना के साथ भी रिलेशंस बनाना चाहती थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें लगेगा ये पढ़ के फेंको, लेकिन ये मेरे जब मैंने सीयूटी एग्जाम दिया था तो पूछा गया था कि कौन जो है अपनी लोकेशन का फायदा उठाना चाहता था आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम को न्यू प्लेयर्स इमर्ज होते हुए दिख रहे थे। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स, ठीक है। सबसे पहला शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी यानी कि ये जो कंट्रीज हैं जो कि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में इमर्ज हो रही हैं, अपनी इकोनॉमिक पावर, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चेंज कर रही हैं, तो ये जो चीज़ है, ये चेंज करना, इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। अब रशिया कह रही हूँ जो पूरे यूएसएसआर है वो पूरा शॉक थेरेपी के प्रोसेस से गया, ठीक है। सबसे पहला द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस थी ये, बहुत ही पेनफुल ट्रांजिशन था ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जाने का। फिर जो भी मॉडल था रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप का, ये सारे वर्ल्ड बैंक से इन्फ्लुएंस या फिर आईएमएफ से इन्फ्लुएंस होकर अपनी इकोनॉमी को कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट कर लिया उन्होंने। अब ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अब होगी, तो लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, लेकिन उनका सारा पैसा तो कहाँ गया, खाने पे गया, है ना। तो अब तुम्हें आगे पता लगेगा कितना बुरा हाल हुआ था, ठीक है, तो इसको शॉक थेरेपी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इंटेंसिटी और स्पीड इतनी थी इस ट्रांजिशन की कि डायरेक्शन तो सबकी सिमिलर थी, लेकिन बुरी तरह से हाल जो हुआ था सबसे ज्यादा यूएसएसआर क्या हुआ था। हर कंट्री जो थी उसमें टोटल शिफ्ट चाहिए था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने का, यानी कि पूरी तरह से जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर थे सोवियत यूनियन के टाइम पे, वो सारा स्ट्रक्चर उखाड़ के फेंक देना होगा। प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट पैटर्न थी कैपिटलिस्ट सिस्टम का, तो यानी कि अब ओनर ऑफ प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लोगों के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप ही नहीं थी। कलेक्टिव फार्म्स, देखो प्राइवेट फार्मिंग से, देखो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है फार्म कंट्रोल करती थी और लोग जाके काम करते थे और फिर पैसा कमा जाया करते थे। अब क्या होगा, सारे फार्म प्राइवेट हो गए, यानी कि बाहर से लोग आके खरीदते थे, बाहर से लोग आके फैक्ट्रीज खरीदते थे। इस पेनफुल प्रोसेस से लोगों को होके ही जाना था, क्योंकि कोई और थर्ड वे नहीं था, ठीक है। शॉक थेरेपी में क्या होता था, ड्रास्टिक चेंज आता था सारे एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का इकोनॉमिक्स में, और सडन ये कंप्लीट स्विच जो था ना फ्री ट्रेड में, इसको एसेंशियल माना जाता था। फ्री ट्रेड रिजिम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थे, ये मेन इंजन थे फ्री ट्रेड सिस्टम को चेंज करने के लिए। अब देखो पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए कौन था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे कंट्रीज़ को। वहीं पे ट्रेड का जो सिस्टम था उसको चेंज करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फ्री ट्रेड रिजिम, ये सारे इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। अब क्या था, ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, फाइनेंशियल ओपनिंग की जा सकती है। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ एक्सिस्टिंग ट्रेड अलायंस, जो भी एक्सिस्टिंग ट्रेड अलायंस थे उनके साथ रिश्ता टूट गया, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब शॉक थेरेपी को कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, 1990s के बाद एक जो भी प्रॉमिस्ड यूटोपिया था, यूटोपिया यानी कि सपनों का शहर, सपनों का गगन, ये सब जो है ये सब टूट गया था। लोगों को इतना ज़्यादा, पूरी ज़िंदगी उनकी बहुत बुरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज हुई थी, इकोनॉमिक्स रुइन हो गई थी, डिजास्टर हो गया था लोगों पे। रशिया जो लार्ज स्टेट कंट्रोल करता था इंडस्ट्रियल, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रशिया में लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कोलैप्स था, मतलब यानी कि रशिया में जो स्टेट जो भी कंट्रोल करता था ना इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज का कोलैप्स हो गई थी, यानी कि वो अब खत्म हो गई थी। 90% जो भी थी इंडस्ट्रीज उनको सेल पे लगा दिया गया था प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए। और क्या हुआ था कि इनको अभी जो इंडस्ट्रीज की सेल थी, इसको कहा जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज थी, ये इतनी वैल्यूएबल थी, लेकिन इनको जो भी सिटीजन्स थे उनको वॉल्चर दिया गया था, ठीक है, इस सेल में पार्टिसिपेट करने का, कि आप खरीदो, आप ये जो सेल हो रही है इंडस्ट्रीज की इसको खरीदो। लेकिन वो जो सिटीजन्स थे उनके लिए ये इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था, उनके लिए खाना इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने वॉल्चर जो थे इनको बेच दिया ब्लैक मार्केट में, ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। अब ये जो वैल्यू थी, अब क्योंकि ये बेचे गए तो ये बहुत ज़्यादा करोड़ों के दाम पे, यानी कि पैसों के बेकार, बिल्कुल सोचो कि 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में खरीद रहा हो, कैसा लगेगा। तो मतलब कितना भयंकर सीन था, मतलब इतनी महंगी इतनी वैल्यूबल इंडस्ट्रीज ऐसे बेची गई, ठीक है। अब वैल्यूबल रूबल क्या है, रशियन करेंसी है, जो कि बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन हो गई। लोगों ने अपनी सेविंग खत्म, उनकी सेविंग पूरी तरह से खत्म हो गई। सोचो आपका जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू इतनी कर गई कि आपको 100 रुपये कोई मायने का नहीं है। कलेक्टिव फार्म जो थे वो भी खत्म, यानी कि फूड सिक्योरिटी खत्म, इनकम सिक्योरिटी खत्म, तो बहुत गंदा हाल था, ठीक है। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट, जो सोवियत सिस्टम में जो गवर्नमेंट वेलफेयर देती थी, सोशल वेलफेयर, वो भी सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। एक माफिया इमर्ज हो गया रशिया में, या फिर जो भी सोवियत कंट्रीज हैं उनमें माफिया इमर्ज हो गया, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगे।
रिच और पुअर इतना ज़्यादा ये सोशल डिवीजन इतना बढ़ गया। साथ ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो थे उनकी कंस्ट्रक्शन जो है उनको सेम अटेंशन नहीं दिया गया, डेमोक्रेसी को इतना अटेंशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो सिस्टम बना वो भी बेकार बना। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया गया, पार्लियामेंट वीक बना दिए गए। सेंट्रल एशिया में जो प्रेसिडेंट था उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो बहुत अथॉरिटेरियन बन गया। वहीं पे सॉरी आपको दिखने रहा, बुक लेके बैठा करो, ठीक है, मेरी वीडियोस कभी देखो या फिर किसी की और की वीडियोस देखो, बुक लेके बैठना, ठीक है। जो प्रेसिडेंट था तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का, उसने खुद को अपॉइंट कर लिया 10 सालों के लिए और बाद में 10 साल खुद की पार्टी को और एक्सटेंड कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट बहुत ग्रेट पावर वाला बन गया, बहुत अथॉरिटेटिव बन गया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो थे तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने खुद को अपॉइंट कर लिया 10 साल के लिए, फिर और 10 सालों के लिए कर लिया, ठीक है। तो जुडिशियल जो कल्चर था, जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्पेशली रशिया, वो 2000 के बाद रिवाइव होना शुरू हो चुके थे। 10 साल उनके इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद उनकी थोड़ी थोड़ी हालत ठीक होने लग गई, उनकी इकोनॉमीज ठीक होने लग गई, क्योंकि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस, मिनरल्स, इनका एक्सपोर्ट शुरू करा। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, तो इन्होंने इसका यूज़ करा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है आपको कि इन्होंने क्या यूज़ करा, ठीक है। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कैसा हुआ, लास्ट टॉपिक है हमारा, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। रशिया में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। सीयूईटी में एमसीक्यूज होंगे, ये आपको तो पता ही होगा, तो एमसीक्यूज में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। चाणक्य और दागेस्तान में वायलेंट सेशनिस्ट हुए, मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग यूज हुई। जो चेचेन रेबल्स थे वो कहते थे कि भाई हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और फिर क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये जो चेनिया और दागेस्तान, मुझे नहीं पता इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, तो ये जो लोग थे इनके वो एक दूसरे से लड़ने लग गए बुरी तरह से, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हुआ। उसके बाद में उनकी एस्पिरेशंस क्या थी कि भाई उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उन्हें अलग कर दिया गया एट द एंड। फिर सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान में सिविल वॉर फेस करी। आपको पूछा जा सकता है, मुझे भी पूछा गया था मेरे सीयूटी के टाइम पे कि सिविल वॉर कहाँ हुई थी, किसने विटनेस करी थी डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे, मतलब शॉक थेरेपी के टाइम पे, तो सेंट्रल एशिया ने फेस करी थी, ठीक है, 2001 तक। और ये रीजन जो था ये सेक्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गया था। अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नोगोरो एंड कराबाग, सम लोकल अमेरियंस जॉइन वांट टू सेकेट एंड जॉइन अमेरिया। यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि क्या हुआ कि अजरबैजान में प्रोविंस में, हाँ ठीक है, ये बड़ा उस रीजन का अंदर का रीजन है, यहाँ पे लोकल आर्मेनियंस को क्या करना था, उन्हें आर्मेनिया ज्वाइन करना था, ठीक है। और जॉर्जिया में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस की डिमांड करी, जॉर्जिया के 2 प्रोविजन इंडिपेंडेंस की डिमांड करे थे, जिसकी वजह से सिविल वार हुआ, ठीक है। अब बहुत मूवमेंट्स हुए यूक्रेन, यानी क्या है ये, कजाकिस्तान और जॉर्जिया में, ठीक है। कंट्रीज एंड प्रोविजन आर फाइटिंग ओवर रिवर्स एंड वाटर्स, ऑल दिस हैज टू बी लीड टू इंस्टेबिलिटी, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। ये पूछा गया था, ये भी मुझे पूछा गया था कुछ खाते ये वाला। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थे उन्होंने वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो कि उनके पास थी, विच हैज बॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट, इसकी वजह से उनके पास इकोनॉमिक बेनिफिट आया, ठीक है। और फिर वो कंपटीशन कर पाई दूसरी रशिया और वगैरह वगैरह से नेचुरल रिसोर्सेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है। उसके बाद ईस्ट यूरोपियन जो यार स्लोवेनिया, ये पीसफुली 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया, जहाँ पे स्किजन्स जो थे ना और स्लोवाक्स जो थे ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। मोस्ट सिवियर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ हुआ, कहाँ पे, बल्कान में, रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है, बहुत बुरी तरह से सिवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे। आफ्टर 1991 ये जो है ये सेवरल पार्ट्स में, जैसे सेवरल प्रोविंस में डिवाइड हो गया, जैसे कि क्रोटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इंडिपेंडेंस ऐसे पार्ट्स में डिक्लेयर होकर अलग होगा। नाटो इंटरवेंशन एंड बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटरएथिकल सिविल वॉर। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें ये बताया गया कि किस तरह से पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज और इंडिया के रिलेशन से, स्पेशली रशिया के रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है इंडिया के रिलेशन के साथ। तो इंडिया रशिया रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंडिया रशिया रिलेशन जो है ये हिस्ट्री से ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है और कॉमन इंटरेस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं। और रशिया में तो राज कपूर, अमिताभ बच्चन ये हाउस होल्ड नेम भी थे, ठीक है। और इंडियन फिल्म्स का तो बहुत शौक था रशिया में, ठीक है। रशिया इंडिया ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का विजन देखते हैं, यानी कि इन्हें चाहिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, इन्हें इनकी एक ही सोच है कि यूनिपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, कई कंट्री जो है पावर में होनी चाहिए, ठीक है। और को एक्जिस्टेंस ऑफ सिविल पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, भाई ये सब थोड़ा बहुत इनके रिलेशन के बारे में बताया गया है। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो जो इंपॉर्टेंट है सीयूटी के हिसाब से ये है कि 80 बायलैटरल एग्रीमेंट जो है रशिया और इंडिया के बीच में साइन हुए हैं एज पार्ट ऑफ इंडियो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, ठीक है। इंडिया जो है रशिया के साथ इसलिए रिलेशनशिप में रहता है क्योंकि उसे पावर मिलती है कश्मीर के मामले में, एनर्जी सप्लाईज एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म के मामले में, ठीक है। और सेंट्रल एशिया तक उसे एक्सेस मिलता है, साथ ही वो रिलेशन भी बैलेंस कर पाता है चाइना की वजह से, सिर्फ रशिया के रिलेशन होने की वजह से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया का, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। इंडिया मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ हिज हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। रशिया जो इंडिया है ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। रशिया एक इंपॉर्टेंट है इंडिया को क्योंकि वो एक तरह से ऑयल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा अच्छी असिस्टेंस देता है इंडिया को। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इज एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान कोऑपरेशन विद दिस रिपब्लिक्स इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए और इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री जो कि वो वर्क करता है स्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी लीडर्स के बारे में। इसमें मैं लीडर्स का कवर करूंगी, टाइमलाइन का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी जो कि उसके सीयूटी के सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही छोटी सी एडवाइस दूंगी मैं हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। इस 1 शॉट में मैंने 1 घंटा ले लिया इस वीडियो इस चैप्टर के लिए, लेकिन क्या करना है, सीयूटी पास करना है ना, गुड।
लीडर जो है सोवियत यूनियन के, सबसे पहला है निकिता क्रुश्चेव, नहीं सॉरी निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। सबसे पहला लीडर जो था वो है व्लादिमीर लेनिन, ये 1970 से 1924। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन आपके आ सकती है वैसे सीटी में, सीटी वाला पागल है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, रशियन रिवॉल्यूशन लाया था 1917 में, और ये मार्क्सिज्म को में पार्टिसिपेट करता था। दूसरा था जोसेफ स्टालिन, पहला था लेनिन, दूसरा है स्टालिन। जो स्टालिन था वो उसने ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया रशिया में, वो कलेक्टिविज्म लाया एग्रीकल्चर में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने विक्ट्री करवाई थी। लेकिन उसे ग्रेट टेरर जो 1930s में जो ग्रेट टेरर हुआ था उसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। थर्ड लीडर इज निकिता क्रुश्चेव, ये इसने क्या करता है, स्टालिन लीडरशिप को डिसअनाउंस किया था। 1956 में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे पीसफुल को एक्जिस्टेंस के साथ, वेस्ट के साथ, और पॉपुलर रिबेलियन जो है इसका तब हुआ था हंगरी और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पे इसने कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। चौथा है लियोनिड ब्रेजनेव, ये इसके बारे में कुछ खास है नहीं, ना ही इसके बारे में कुछ पूछा जाता है। बाकी इसने प्रपोज किया था एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। और हाँ, इसके खिलाफ हुए थे सप्रेसिंग अ पॉपुलर रिबेलियन इन स्किज़ोफ्रेनिया एंड इन्वेडिंग अफगानिस्तान, इसने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। अब मोस्ट पॉपुलर लीडर माइकल गोर्बाचोव, लास्ट लीडर था, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म ला था। अब कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म थे? सबसे पहला था पेरिस्टोरिका, इंपॉर्टेंट है बहुत, पेरिस्टोरिका यानी कि रिस्ट्रिक्टिंग। दूसरा है गैसनॉट, ओपननेस, ठीक है। लास्ट बोरिस येल्सिन, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मेयर ऑफ मॉस्को, ठीक है। रशियन हीरो बन चुका था ये। मेरा गला बैठ गया इसलिए एक चैप्टर के बाद, अभी मुझे और चैप्टर कवर करने हैं। अब देखो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन के बारे में एक बार जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टाइमलाइन का वो है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है। 1930 में लिथुआनिया पहला था 15 सोवियत रिपब्लिक का जो कि इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करता था। सबसे पहला कौन सा था? लिथुआनिया, ठीक है। दूसरा है रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंस इस डेट पे। फिर बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ये यूएन के मेंबर बन जाते हैं। दैट्स इट, ठीक है। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको सब समझ आ चुका हो, और आपको अगर कुछ ना समझ आया हो तो बेस्ट यही रहेगा कि आप फटाफट से इस वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम आगे कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स। कौन सा चैप्टर है? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। Next chapter we are going to cover is alternative centers of power. In this chapter we are going to cover European Union, which was made in 1992, ASEAN 1967, rise of Chinese economy, and India-China relationships. We will also cover the updates which are BRICS, Russia, India and Israel. Okay, when we talk about European Union, we really need to understand about its background. So मैंने यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स बना दिए हैं, जो भी ये बुक है मतलब चैप्टर है उसके, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी तो यूरोप के सामने एक क्वेश्चन था, कि क्या वो अपनी ओल्ड राइवलरीज यानी कि जो भी उसके पुराने दुश्मन हैं उनसे वो दुश्मनी कंटिन्यू करेगी, या फिर वो अपने प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट करेगी, साथ ही पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन रखेगी। तो ऑफ कोर्स यही बेटर ऑप्शन था, तो उसने ये चूज़ किया। साथ ही 1945 में उन्होंने अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कन्फ्रंट करा। यूरोपियन इंटीग्रेशन यानी कि एड मिलता था उन्हें, कोल्ड वॉर के टाइम पे एड मिलता था अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका यूरोप को एड दिया करता था ताकि वो अपनी फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, और ये जो फाइनेंशियल हेल्प है इसको कहते हैं मार्शल प्लान। दूसरा क्या था कि न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि नाटो, 1949 में बना नाटो। यूएसए ने नाटो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उन्हें ऑफर मिलता है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC, ये 1948 में स्टैब्लिश होता है। द काउंसिल ऑफ यूरोप, ये स्टैब्लिश होता है 1949 में। अब देखो जो OEEC है वो 1948 में स्टैब्लिश होता है एड के लिए। उसके बाद ही अगले साल 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश होता है पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। फिर उसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश होता है जो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए होता है। उसके बाद में यूरोपियन पार्लियामेंट स्टैब्लिश होता है पॉलिटिकल डायमेंशन को कवर करने के लिए, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरह से नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लग जाता है। CUT में मुझे क्वेश्चन आया था कि कौन फॉलोइंग में से कौन सा नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लग जाता है, तो वो यूरोपियन यूनियन है। अब हमें कैसे पता कि वही वो नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लग जाता है? क्योंकि वो खुद का फ्लैग बनाता है, खुद का एंथम बनाता है, खुद की फाउंडिंग डेट बनाता है, साथ ही करेंसी भी बनाता है। उसने सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन पॉलिसी भी बना दी थी और सिक्योरिटी पॉलिसी भी बना ली थी। यानी कि जो भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं वो जो भी पार्ट है उनका वो उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी है दूसरे नेशन के साथ डील करने के लिए। बस एक चीज़ में वो फेल हो गए थे, क्या थी वो?
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए थे। उनके कई अटेम्प्ट्स थे कि वो ईयू का कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए, मगर वो नहीं बना पाए थे। ओके, यूरोपियन यूनियन ने एक्सपांड होने के लिए सोवियत ब्लॉक के भी कुछ मेंबर्स को अपना मेंबर बनाया। द ईयू हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। इसको हम बहुत इजीली समझेंगे कि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट ये बस जाए। ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं, दोनों वो था, फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस था। अब हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को समझे तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नोट्स आई हैव रिटन असाइड। यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले समझते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वो नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लग गए थे। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने खुद का फ्लैग, खुद की करेंसी, खुद का एंथम, साथ ही खुद की एक इस्टेब्लिशिंग डेट भी बना ली थी। दूसरा, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने बना ली थी दूसरे नेशंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, एक्सपांड कोऑपरेशन एंड न्यू मेंबर्स। उन्होंने पॉलिटिकली अपने कोऑपरेशन एक्सपांड करने की कोशिश करी। कैसे? न्यू मेंबर्स को अपने मेंबर बनाकर। यूएसएसआर के कई ब्लॉक के मेंबर जो थे उन्होंने अपना मेंबर बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि जो ईयू का इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। कौन कौन से? 2 ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला, गवर्नमेंट ऑफ ओन कंट्री। जो भी सारे ईयू के मेंबर थे, मतलब अलग अलग जो भी कंट्रीज थी, वो खुद की गवर्नमेंट चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि ईयू की कोई एक गवर्नमेंट बन जाए जो हम सब पे रूल करे। हमें चाहिए हम पे अलग अलग हमारी गवर्नमेंट हो। दूसरा, इंक्लूडिंग न्यू मेंबर इन ईयू। वो चाहती थी कि ईयू के में अंदर न्यू मेंबर्स ना आए, जैसे कि सोवियत ब्लॉक के न्यू मेंबर्स लिए जा रहे थे, तो दे वर अपसेट अबाउट दिस, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि कोई और न्यू मेंबर आए, और वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आप न्यू मेंबर और क्यों ले रहे हो, ज़रूरत क्या है। ओके, अब मेजर यही याद करने का है। ईयू के इन्फ्लुएंस की जब हम बात करें तो ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक की बात है। तो ईयू के जब हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम पहला पॉइंट यही रखते हैं कि ब्रिटेन एंड फ्रांस। देखो, अब ब्रिटेन तो नहीं रहा। ईयू का पहले ब्रिटेन और फ्रांस पार्ट थे, मेंबर थे, मगर नाउ ब्रिटेन इज नो मोर अ मेंबर ऑफ ईयू, ठीक है। लेकिन फ्रांस अब भी मेंबर है, ठीक है। तो फ्रांस मेंबर है ईयू का। अब इस पॉइंट का हम सामने क्यों रख रहे हैं? क्यों ये हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बन रहा है? इसलिए बन रहा है क्योंकि फ्रांस जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। अब सोचो ना, आपके ग्रुप में कोई पावरफुल मेंबर होता है तो आपकी ग्रुप अपने आप पावरफुल बन जाता है, उसका इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाता है। वैसे ही ईयू का फ्रांस मेंबर था, जिसकी वजह से वो पावरफुल बन जाता है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। अब क्यों फ्रांस की वजह से बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि यूएनएससी का वो परमानेंट मेंबर था। दूसरा, क्योंकि फ्रांस यूएनएससी का परमानेंट मेंबर था, इसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा था यूएस की पॉलिसी को, ठीक है। इनडायरेक्टली यूएस की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहा था। और दूसरा पॉइंट हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए ये है कि उसके यूजेस कैसे करें। मतलब उन्होंने फ्रांस को अपना मेंबर रखा हुआ है, वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इसको यूज़ कैसे करा, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ कैसे करा? उन्होंने डिप्लोमेसी रखी, उन्होंने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करे, उन्होंने नेगोशिएशंस करे, ठीक है। उन्होंने उसका मिसयूज़ नहीं करा। फिर जब हम ईयू के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी जो ईयू है वो वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और उसकी जीडीपी अराउंड $17 ट्रिलियन यूरो थी 2005 में, ठीक है। यानी कि स्लाइटली यूएस से ज़्यादा उसकी जो जीडीपी है, स्लाइटली यूएस से ज़्यादा है, और उसकी सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। दूसरा पॉइंट ये है कि यूरो करेंसी जो है वो एक तरह से थ्रेट है डॉलर के लिए, यानी कि डॉलर जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही आसपास यूरो भी स्ट्रॉन्ग है, और उनके दोनों की टक्कर चल रही है, ठीक है। तीसरा, शेयर ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो, जो ईयू का वर्ल्ड बैंक में शेयर है वो यूएस से ज़्यादा है, और वो 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। चौथा, इन्फ्लुएंस नेबर्स एशिया एंड अफ्रीका। वो क्या करता है, जो ईयू है उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के अंदर ही वो एशिया अफ्रीका को हेल्प करके, इकोनॉमिक हेल्प करके इन्फ्लुएंस कर पाता है। फिफ्थ इज इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूटीओ, इसका मेंबर है ईयू, ठीक है। अब जब हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईयू कंबाइंड आर्म फोर्सेस, ईयू के जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस यानी कि ईयू के जो भी सारे कंट्री मेंबर्स हैं, अगर हम उनकी आर्म फोर्सेस को कंबाइन करें तो वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, ठीक है। और उनका स्पेंडिंग जो है, आर्मी पे उनका स्पेंडिंग जो है वो सेकेंड है,
मतलब यूएस के बाद उनका सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पे खर्चा है, ठीक है। उनकी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। तीसरा, न्यूक्लियर अर्सेनल, ब्रिटेन और फ्रांस, खैर ब्रिटेन अब तो पार्ट है नहीं, फ्रांस जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, यानी कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है फ्रांस के पास। स्पेस नहीं, सॉरी, ईयू के पास एक अच्छी खासी सेकंड पोजीशन पर आने वाली स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हमने देखा वाओ यार, ईयू पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस इतना अच्छा करता है, इकोनॉमी भी और मिलिट्री भी इसकी इतनी तगड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस ना होंगे ना इसकी। तो है लिमिटेशंस। पहला, मेंबर स्टेट ओन फॉरेन एंड डिफेंस रिलेशन। अब देखो, ईयू का जो भी मेंबर है उनके खुद के फॉरेन और डिफेंस रिलेशन है, जिसकी वजह से वो कई बार एक दूसरे से सेम नहीं रह पाते, ठीक है। फिर दूसरा, ईयू स्पेक्टिसिज्म, ईयू इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा एंड फियर ऑफ कंट्रोल। जो ईयू के मेंबर हैं उनके पास उनके अंदर एक डर है कि भाई हम पे कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो अथॉरिटी है वो हमसे छीन ली जाए। उन्हें प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है लेकिन उन्हें लॉस का डर रहता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, एशियान विच वॉज बिल्ड इन 1967। एशियान जो है, एशियान उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, यानी कि जो साउथ के एशियन नेशंस हैं उनका रिलेशन, ठीक है, उनका एसोसिएशन। ये बना क्यों था? सबसे पहले रिपीटेड कॉलोनिज्म। इसके मेंबर्स कैसे बने? जो भी लोग रिपीटेड कॉलोनिज्म को फेस कर चुके हैं वो इसके मेंबर्स हैं। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो भी कंट्री है जिनको नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम थी वो भी इसके मेंबर हैं, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। देखो, एशिया में हमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं कि बहुत ज़्यादा कॉलोनिज्म हुआ था, नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और प्रेशर टू कोप अप फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट ने उनको लूटा है, उनको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करी उनके लिए, अब उनको उससे कोप अप भी करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम से परेशान जूझती हुई एशियन कंट्रीज़ के लिए बना एशियान, जो कि ऐसी कमज़ोर कंट्रीज़ को जोड़ता है। इनफॉर्मल कोऑपरेशन और इंटरैक्शन, एशियान का मोटिव ही यही था कि हम इनफॉर्मल कोऑपरेशन करवाएं, यानी कि सिर्फ फॉर्मली नहीं मिले वो लीडर्स, बल्कि इनफॉर्मली मिले, कोऑपरेशन हो उनके बीच में और इंटरैक्शन हो, ठीक है, जिससे वो एक दूसरे का अच्छा सोच पाए, अपना अच्छा सोच पाए। अब एशियान 1967 में बना और किसने उसे इस्टेब्लिश करा? 5 कंट्रीज थी जिसने इस्टेब्लिश करा। पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, IMPST। IMPST, पी था ना, पी के का पी, और अस्थि, संस्कृत में हम वर्ड यूज करते हैं अस्थि, अस्थि यानी कि है, तो स त, ठीक है, IMPST। तो इन 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं, इन्होंने ये कैसे बनाया? इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करा, एक एग्रीमेंट जो कि एशियान को फॉर्म करता है। इनके ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे थ्रू सोशल एंड कल्चरल, और फिर दूसरा रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। इसी के साथ एशियन वे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ये एशियन जो है, एशियन के सारे मेंबर्स एशियन वे एक इनका फेस्टिवल जैसा है, वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इसमें एक फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन होती है जो कि कोऑपरेटिव होती है, इनफॉर्मल होती है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होती है, ठीक है। अब एशियन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडन कर लिया है 2003 में एशियन कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है। इसके 3 पिलर्स बिल्ड हो गए हैं, जैसे कि एशियन सिक्योरिटी, एशियन इकोनॉमिक एंड एशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। तो एशियन कम्युनिटी में 3 कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ब्रॉडन हो गए हैं 2003 में। सिक्योरिटी कम्युनिटी, इसकी चौथी सिक्योरिटी जो है, अब देखो इनकी सिक्योरिटी कम्युनिटी भी बन जाती है जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे वो आर्म कन्फ्रंटेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एग्रीमेंट बनता है कई चीज़ों पर, जैसे कि पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड सोवर्जिनिटी। ARF बहुत इंपॉर्टेंट है CUT पॉइंट के लिए।
ARF एशियन रीजनल फोरम 1994 में बनता है सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो ARF किस लिए बनता है और कब बनता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम इसकी इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करें, देखो सबसे पहले हमने देखा, एक सेकेंड, हमने एशियन कम्युनिटी में सिक्योरिटी कम्युनिटी, देखो हमने देखा कि एशियन कम्युनिटी जो है उसमें 3 तरह के पिलर्स हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी कम्युनिटी को डिस्कस करा, अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे, फिर सोशियो कल्चर कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे। ये 3 पिलर्स हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी हमने देखें तो कॉमन मार्केट बनाने की कोशिश करी, साथ ही प्रोडक्शन बेस बनाने की कोशिश करी गई थी सोशल और कल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। उन्होंने इम्प्रूव एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट, देखो इम्प्रूव एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया। क्यों बनाया, ताकि वो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। साथ ही FTA, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, FTA बना इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है, लेबर और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उसके बाद सोशियो कल्चर कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। सोशियो कल्चर कम्युनिटी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विजन 2020 इसका पार्ट है और इसका पर्पस ये था कि आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, एनकरेज नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया जो है FTA का पार्ट बन जाता है सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, मतलब इंडिया जो है वो सिंगापुर और थाईलैंड से FTA साइन कर लेता है। एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो एशियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसमें ही एशिया जो है एक पॉलिटिकल फोरम, एक सिक्योरिटी और फोरम बन जाता है, यानी कि एक तरह से एशिया को ही पूरी तरह से जोड़ लेता है। चाइना की इकोनॉमी की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन द एंशिएंट एशियन फ्लैग। और मैं अपने प्रॉमिस से नहीं भूली हूँ, मुझे पता है चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, हर एक पॉइंट को कवर करना है, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस। देखो एशियन फ्लैग जो है, एशियन फ्लैग का लोगो देखो, इसमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि एक साथ फ्रेंडशिप और सोलिडरिटी को बाउंड रखी हुई हैं, ठीक है। जो यूरोपियन इंटीग्रेशन की टाइमलाइन है, वी वुड डिस्कस दिस एट द एंड ऑफ द चैप्टर बिकॉज ये बहुत लेंदी है और मैं चाहती हूँ इसका आप पूरा फोकस है, इसलिए मैं पहले अपना चैप्टर जो है उसको कवर करना पसंद करूँगी। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी की, इसका भी बैकग्राउंड समझते हैं। देखो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में स्टैब्लिश होती है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है उनकी। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ माओ इस पार्टी को चला रहा होता है और उनका कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वो लाते हैं। कम्युनिस्ट यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ होता है, वही सेम चीज़ है। उनकी इकोनॉमी US एंड USSR से इन्फ्लुएंस हुई होती है, मेनली USSR से, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, वो टुगेदर विद अदर फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज। जो चाइना की इकोनॉमी थी वो इन कुछ रीजंस की वजह से स्ट्रेंथ दी थी। पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना 1949 में बनती है, जो कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को फॉलो करती है और ये माओ के लीडरशिप के अंदर होती है, ठीक है। इसका इकोनॉमिक मॉडल सोवियत मॉडल पे बेस्ड होता है। द मॉडल वॉज क्रिएट ऑन स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम कैपिटल accumulated फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं ये कौन ओन करता है, ये स्टेट ओन्ड है, ठीक है, और एग्रीकल्चर भी कौन है, स्टेट ओन्ड है। शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजमेंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कम होता था, ठीक है, उस टाइम पर, और वो क्या करते थे, टेक्नोलॉजी और गुड्स को बाय करने के लिए वो वर्ल्ड मार्केट में जाते थे। तो चाइना ने क्या डिसाइड करा कि अब वो क्या करेंगे, वो सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स, वो है ना इम्पोर्ट लेंगे डोमेस्टिक गुड बनाकर, यानी कि वो डोमेस्टिक गुड बनाएंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर बाद में सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट करेंगे, यानी कि अब वो डोमेस्टिक गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। चाइना इस मॉडल को अलाउ करता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बनती है, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर, इसकी वजह से सिटीजन्स को एश्योर हो जाता है, ठीक है। चाइना जो है वो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके सिटीजन्स भी एजुकेट हो रहे थे, बेटर हेल्थ फॉर देम उनके लिए हो रहा था, इंश्योर हो रहा था। इकोनॉमी भी बहुत रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6% बढ़ रही थी, ठीक है। बट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2-3% इन पॉपुलेशन मीन द इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो इनकी इकोनॉमी तो बढ़ रही थी डोमेस्टिक गुड्स बना के एक्सपोर्ट करने से, इनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़िया हो रही थी, सोशल वेलफेयर को भी एश्योर कर पा रहे थे, सिटीजन्स की लाइफ और बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर पा रहे थे, लेकिन
क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो ये कुछ खास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये इनसफिशिएंट थी, ठीक है। और साथ ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी सफिशिएंट नहीं था, ठीक है, इंडस्ट्री के सरप्लस के लिए। उसकी चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कुछ खास तरीके से फास्ट ग्रो नहीं कर रही थी, और जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बहुत मिनिमल था, पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो थी। चाइना की लीडरशिप जो है, अब देखो दूसरी बार चाइना की लीडरशिप मेजर पॉलिसी डिसीजन बनाती है जो कि 1970s में बनाती है। चाइना जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन को एंड कर देता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। 1970s में चाइना, नहीं सॉरी, हाँ 1970s के बाद चाइना पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन को एंड कर देता है। कैसे एंड करता है? वो यूएस के साथ इस्टेब्लिश कर लेता है रिलेशंस इन 1972 में यूएस के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद चाइना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को एंड कर देता है, ठीक है। हमने पहला कौन था? पहला था माओ। दूसरा आ गया प्रीमियर जोउ इनलाई। प्रीमियर जोउ इनलाई 4 मॉडर्नाइजेशंस को प्रपोज करता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री को कवर किया जाता है। 1973 में, इसी के एक साल बाद, हाँ ये मतलब 1972 रिलेशंस बिल्ड होने के बाद, यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड होने के बाद प्रीमियर जोउ इनलाई अगले साल ही 4 मॉडर्नाइजेशंस को प्रपोज कर देते हैं। फिर 1978 में एक और लीडर आता है, डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस कर देता है। सो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि ओपन डोर पॉलिसी कौन अनाउंस करता है? वो है डेंग जियोपिंग। इसके साथ वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाता है चाइना में। द पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने खुद का एक पाथ बनाया और उसको फॉलो करा मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात और सबसे हम बात ये कह सकते हैं कि वाओ चाइना ने कमाल करा। चाइना भले ही सोशलिज्म के मतलब जो सोवियत इकोनॉमी है, सोवियत यूनियन था, उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और वो जब धीरे धीरे चेंज कर रहा था तो उसने ये ध्यान रखा कि हम शॉक थेरेपी से होके ना जाए। यानी कि जो सडन चेंज था इकोनॉमी में, पॉलिसी में, सब कुछ, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, एक तरह से शॉक थेरेपी कहते हैं उसे, तो उससे वो होकर नहीं गए। 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, और 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, और 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कब हुआ? राइट डाउन इन द कमेंट्स। फिर साथ ही ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया गया ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सके। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी को स्टैग्नेशन ब्रेक करने में मदद की। एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक रिमार्केबल राइज आया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और रूरल इनकम्स में, ठीक है। जितनी स्पीड से हमने बाकी कवर करे, इससे ज़्यादा स्पीड से हम इसका चैप्टर को कवर करेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी यानी कि जो अभी है, तो ये साउथ एशिया का अभी क्या हाल है वो देखते हैं। अगर स्क्रीन थोड़ी अनक्लियर हो तो अपनी बुक्स खोल लें और फिर कर लें, ठीक है, समझ आ जाएगा। अब साउथ एशिया क्या है? साउथ एशिया इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इन सबको मिला के साउथ एशिया बनता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं? साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनका रूलिंग स्टाइल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों आए। सबसे पहले कौन आया था? फर्स्ट था जनरल जैन आयूब खान, ठीक है, जिसने एडमिन को पकड़ लिया, मतलब एडमिन की पोजीशन ले ली और खुद को ही इलेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पॉपुलर डिसैटिस्फैक्शन देखने को मिला पब्लिक में। पहला कौन था? जनरल आयूब खान। दूसरा था मिलिट्री टेक ओवर, ठीक है, जनरल याहिया खान के थ्रू, और ये बांग्लादेश क्राइसिस 1971 इसी के टाइम पे हुए थे। फिर आता है मिलिट्री टेक ओवर अगेन, जहाँ पे अच्छा सॉरी हो चुका है। फिर आता है इलेक्टेड गवर्नमेंट 1971 से 77 तक, जो कि एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं थी, ये था जुल्फिकार अली भुट्टो का रूल। फिर आता है जैन जिया उल हक, जो कि मिलिट्री रूल था 1977। जैन आयूब खान, जैन याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो एंड जैन जिया उल हक। फिर होती है प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन 1982। फिर उसके बाद इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, किसके अंडर? बेनाजिर भुट्टो के अंदर। फिर पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स दो तरीके के, दो पार्टी जो है मेनली हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, पब्लिक में पोजीशन पा पाती हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड मुस्लिम लीग। 1999 के बाद क्या होता है? पीएम नवाज शरीफ, जो कि हटा दिए गए थे बाय जैन परवेज मुशर्रफ के थ्रू, ठीक है। अब हमने
किस तरह फंक्शन होता है, किस तरह मिलिट्री डेमोक्रेसी आई, फिर बाद में डेमोक्रेटिक भी आई। तो क्यों आखिर इतनी बार मिलिट्री आई? मिलिट्री क्यों आई थी? क्योंकि डेमोक्रेसी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो सही से वर्क नहीं कर पाई थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो फेलियर क्या है डेमोक्रेसी का? सबसे पहला रीजन है सोशल डोमिनेंस। सोशल डोमिनेंस यानी कि मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग, एरिस्टोक्रेसी, इनका बहुत सोशल डोमिनेंस था, मतलब सोसाइटी के ऊपर बहुत डोमिनेंस था। दूसरा, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से प्रो मिलिट्री ग्रुप्स पावरफुल बन गए। लोगों को मिलिट्री पर ज्यादा यकीन था, ठीक है, और उन्हें लगता था कि हाँ मिलिट्री अगर पावर में रहेगी तो वी वुड बी सेफ। फिर आती है स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेगमेंट। अब क्या है कि लोगों के अंदर तो स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेगमेंट था, लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, लेकिन करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस, हाँ इसके लिए क्या हुआ, करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस, मतलब प्रेस जो उनकी मीडिया थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी और वो पब्लिक की सुनती थी। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हुए, ठीक है, यट जो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट है डेमोक्रेटिक रूल के लिए, वो प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ कि यूएस जो है वो चाहता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रूल आए, क्योंकि टेररिज्म की वजह से, इसलिए इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तान को। साथ ही यूएस एंड अदर सेंट्रल कंट्रीज एनकरेज मिलिट्री रूल एंड अथॉरिटेरियन रूल। ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म की वजह से, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एक मेन रीजन बन चुका है इस चीज़ का। अब जो हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, ये क्यों देखने को मिली? कॉजेस क्या है? पहला है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री क्लर्जी। देखो जो सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का, क्लर्जी का, एरिस्टोक्रेसी का, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ प्रो, जो प्रो लोग हैं यानी कि मिलिट्री है, मिलिट्री ग्रुप्स हैं, इनकी डोमिनेंस की वजह से। तीसरा, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है, आई वुड लाइक टू कवर बिकॉज ये सीयूटी में पूछे जा सकते हैं। 1960 में इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन करता है, जो कि रिसेंटली ब्रेक करी गई थी। 1965 में इंडिया पाक वॉर होती है, जहाँ पे यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन होता है। फिर 1966 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द तक्षशिला एग्रीमेंट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद कर लेना है। 1966 में 6 पॉइंट प्रपोजल देखा गया था शेख मुजीबुर रहमान और हाँ ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के। फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। 1965 में SAARCE चार्टर एट द फर्स्ट समिट इन ढाका में साउथ एशियन लीडर साइन, मतलब सार्क को साइन करते हैं। अब 1996 में इंडिया एंड बांग्लादेश साइन फाका ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर, ठीक है, और दिसंबर में क्या होता है, मतलब 1998 के दिसंबर में इंडिया एंड श्रीलंका साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 1999 में इंडिया PM वाजपेयी अंडरटेक्स बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन, ठीक है, और जून जुलाई में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। Now let's study the politics of Bangladesh. How, what was the condition? डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। सबसे पहला पॉइंट इसका है रेजिडेंट टू डोमिनेंस एंड वेस्ट। अब देखो जो बांग्लादेश है उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि जब इंडिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होते हैं तो पाकिस्तान कहता है कि मुझे मुस्लिम एरिया चाहिए जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो, तो उसको है ना पंजाब की साइड वाला रीजन दे देते हैं और ईस्ट बांग्लादेश ईस्ट बंगाल दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ईस्ट बंगाल और पंजाब का कुछ एरिया और वगैरह वगैरह वहाँ का कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, अगर आप अभी मैप खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान दे आर वेरी फार अवे। तो वहाँ पे एक पार्टी का रूल होना, और क्या था कि पाकिस्तान वहाँ पे डोमिनेंस कर रहा था, वहाँ पे बिल्कुल लैंग्वेज अलग थी, वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अलग था, तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग थी। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा था, पाकिस्तान कह रहा था कि हमारी लैंग्वेज अडॉप्ट करो, उर्दू अडॉप्ट करो, ठीक है, तो वो फोर्स कर रहा था, अपनी डोमिनेंस सिखाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं एंड डेमोक्रेसी लाने की इच्छा होती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। तो वही स्टोरी पढ़ने वाले हैं। रेजिडेंटेड टू डोमिनेंस एंड वेस्ट पाकिस्तान प्लस उर्दू। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान और उर्दू के खिलाफ जो उनकी डोमिनेंस हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा, बिगेन प्रोटेस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट, वो प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए क्योंकि अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा था उन्हें। क्या अनफेयर ट्रीटमेंट? क्योंकि बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, प्रायोरिटी नहीं बनने दिया जा रहा था। फिर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिन प्लस फेयर शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर, वो कह रहे थे कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए एडमिन में, हमें फेयर शेयर चाहिए पॉलिटिकल पावर में। अब यही यहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो ऑटोनॉमी प्लस पॉपुलर स्ट्रगल, इसके लिए बहुत फेमस होता है क्योंकि पॉपुलर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करता है और ऑटोनॉमी की बात करता है। 1970 इलेक्शन में क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान में जैन याह्या खान जीतता है, ठीक है, असेंबली में, और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग का कौन लीडर है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, वो CA मेजॉरिटी में इन CA में जीतता है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि मैं ये कवर नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना ये यही है। अब मैं ये एक एक पढ़ के सुनाऊँ, इससे अच्छा मैं आपको समझा दूँ ना, तो इसलिए ये जो है इसका यही है, ठीक है, सेम अंडरलाइन करा हुआ आपको दिखेगा साफ साफ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर 1971, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाता है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल कर देता है। अब यहाँ पे हमें एक चेंज देखने को मिलता है, शेख मुजीबुर रहमान वाज अ हीरो अब टिल, पर अब क्या होता है कि वो पार्लियामेंट्री जो कि एक्चुअल में बहुत फ्रीडम देता है उससे प्रेसिडेंशियल कर लेता है, यानी कि वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, सारी पावर खुद के अंदर लेने की कोशिश कर रहा था। अब वन पार्टी सिस्टम ले आता है, वो क्या कहता है कि अवामी लीग ही रहेगी, वन पार्टी सिस्टम ही रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। मिलिट्री, अब देखो क्योंकि देखो
मेन प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? डोमिनेंस हो रही थी, भले ही नहीं फर्क पड़ रहा कि सामने वाला कौन है, डोमिनेंस उनकी चल रही है तो हमने प्रोटेस्ट करा। तो यहाँ पे भी तो ये डोमिनेंस करने लगा, शेख मुजीबुर रहमान भी तो अथॉरिटेरियन बन गया, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, न्यू मिलिट्री, हाँ प्रोटेस्ट हुए 1975 अगस्त में, शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया। फिर न्यू मिलिट्री रूलर आए, कौन? जियोर रहमान, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अलग पार्टी आई, ठीक है। पहले कौन सी पार्टी थी? पहले थी अवामी लीग, अब कौन सी आई? बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इसको भी असैसिनेट कर दिया 1979 में। मिलिट्री टेक ओवर हुआ फिर से, इसके बाद फिर से मिलिट्री टेक ओवर हुआ, ठीक है। इस बार कौन आया? इस बार लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, ठीक है। और ये कौन थे? ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के साथ आए। इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब इनकी जो प्रेसिडेंशियल पोजीशन थी वो 5 ईयर्स तक की थी, ठीक है। और 1990 में क्या हुआ? मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ। अब देखो कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं, देखो आखिर मिलिट्री टेक ओवर हुआ, भले वो जो ये है एच.एम. इरशाद, वो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के साथ आया, उसने पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी 5 साल तक निभाई, मतलब ठीक ठाक हो गई है, लेकिन फिर भी ये मिलिट्री टेक ओवर था, उन्हें चाहिए थी डेमोक्रेसी, तो इसलिए 1990 में मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुए। 1991 में इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टी आई और इसने मल्टी पार्टी सिस्टम लागू हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं नेपाल क्या, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की में देखो नेपाल में क्या सीन है, नेपाल में ना मिलिट्री इतना नहीं मिलिट्री देखने को नहीं मिला, नेपाल में मोनार्की देखने को मिला। तो हिंदू किंगडम था नेपाल में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्की भी थी। डिमांडेड मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली कौन डिमांड करेगा? पब्लिक। तो पब्लिक ने डिमांड करा कि भाई हमें मोर ओपन चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहिए गवर्नमेंट का। किंग प्लस आर्मी फुल कंट्रोल। अब देखो किंग प्लस आर्मी, किंग ने क्या कर रखा था? कॉन्स्टिट्यूशन तो ला रखा था, लेकिन सारी पावर उसके अंदर थी, ठीक है। तो किंग और आर्मी का फुल कंट्रोल था, डेमोक्रेसी थी ही नहीं, नाम की थी। तो न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1990 में, जो कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की वजह से बन पाया। 90s में मोइस्ट ऑफ नेपाल, देखो जो मोइस्ट था नेपाल का, आर्म इंसरेशन की वजह से आता है। मोनार्की एंड रूलिंग एलाइट जो है इसमें देखो डिवाइड हो जाता है मोइस्ट जो था। अब देखो क्योंकि आर्मी अलग लड़ रही है, मोनार्की राजा जो है वो अलग लड़ रहा है, पब्लिक अलग लड़ रही है, तो ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे मोइस्ट, गुरियन, आर्म फोर्सेस और डेमोक्रेट्स ये तीनों मिलकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट, ईजी रन करने के लिए। फिर क्या होता है? अप्रैल 2002 में पार्लियामेंट हट जाता है, गवर्नमेंट हट जाती है, लिमिटेड डेमोक्रेसी मिलने लग जाती है लोगों को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसको रिस्टोर किया जाता है 2006 में। अब क्या है? इसकी रिस्टोर होने के बाद 7 पार्टी अलायंस बनती है, इसके साथ मोइस्ट प्लस सोशल एक्टिविटीज, यानी कि 7 पार्टी अलायंस के साथ जो मोइस्ट पीपल जो राज्य के उसमें होते हैं वो आते हैं, और सोशलिस्ट एक्टिविस्ट भी आते हैं। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। देखो भाई इतना कॉन्फ्लिक्ट था, वो बन जाता है कि श्रीलंका 1948 में फॉलोइंग डेमोक्रेसी सिंस 1948। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट बहुत तगड़ा होता है, इतना तगड़ा है कि आखिरकार उसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी आने में भी एक दिक्कत होती है। देखो 1948 के बाद डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन सिल्हाना कम्युनिटी और तमिल हॉस्टाइल टू। अब देखो ये अब क्या हो रहा था कि ना कौन मतलब पावर में है, क्योंकि तमिल जो कह रहे थे वो कहते हैं सिल्हाना की डोमिनेशन हो रही है, भाई ये पावर में आ रहे हैं, ये अपने लैंग्वेज हम पे थोप रहे हैं, ये वो सब कुछ, तो इन दोनों में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, नो कंसेंशन होते हैं। अब क्या होता है कि तमिल में कौन था? तमिल में मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, ठीक है। तो लोगों में ना मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, यानी कि अब वो इतने ज़्यादा मतलब वो प्रोटेस्ट इतना तगड़ा करने लग गए थे कि उनका एक ग्रुप बन जाता है। 1983 में वो अपना खुद का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, नोन एज लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, यानी कि आई थिंक ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। अब आम स्ट्रगल होता है, तमिल इलाम सेपरेट कंट्री डिमांड करते हैं। वो क्या डिमांड करते हैं? कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? इंडिया गवर्नमेंट रोल क्या है कि वो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं 1983 में, क्योंकि तमिल आखिरकार हमारे ही लोग थे, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 1987 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इंडिया का, क्या करते हैं? हम ट्रूप्स भेज देते हैं वहाँ पे, और 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वहाँ से एग्जिट मार देती है। क्यों? क्योंकि जो तमिल थे श्रीलंका के, दे डिडंट इवन वांटेड अस टू इंटरफेयर। वो कह रहे थे कि हमारे कंट्री का मामला है, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन दिस। अब प्रोज ऑफ श्रीलंका क्या है कि कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि ऐसी चीज़ें चल रही थी लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सही थी, कंसिडरेबल थी। दूसरा लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा खासा था। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कंट्रोल जो पॉपुलेशन है उसकी भी ग्रोथ रेट कंट्रोल हो पा रही थी। और फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इकोनॉमी, पहली कंट्री थी जो कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करती हैं, ओके। उसके बाद 5th पॉइंट क्या है? पर कैपिटल इनकम भी अच्छी खासी इनकी बढ़ती जा रही थी, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी आखिर बन जाता है। मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं है कि मिलिट्री रूल आता है। अब अगर इंडिया पाक की बात करें तो इंडिया पाक में इंडस रिवर पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इंडिया बांग्लादेश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखो, सार्क क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये साउथ एशियन स्टेट्स ने बनाया था ताकि वो कोऑपरेशन कर सके थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स, ठीक है। ये 1985 में शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंस सार्क जो है वो इतनी सक्सेस पा नहीं पाया। सार्क मेंबर साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड साफ्ता एग्रीमेंट, जो कि प्रॉमिस किया गया था कि हम फ्री ट्रेड जोन करेंगे होल साउथ एशिया में, ठीक है।
अब साफ्ता जो है, द एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2004 एंड केम इन इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। एक सेकंड, स्क्रीन बहुत ब्राइट हो गई है ना। अंडर सार्क, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्ता, ये बना क्या था? फ्री ट्रेड जोन अज्यूम्ड इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट। अब देखो 2004 में जैन से 4 से 6 तक फ्री ट्रेड जोन, इसमें क्या था कि इंडिया जो है ये अज्यूम करने लगे थे बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज कि इंडिया जो है इनके मार्केट इन्वेड कर रहा है और उन पे ना सोशल प्लस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये उनकी सोच थी। अब बायलैटरल रिलेशंस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन है। इंडिया पाकिस्तान कोऑपरेशन करने की कोशिश किया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहीं डेवलप हुए इसमें। सोशल एक्टिविटीज प्लस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को करने की कोशिश करी गई है। लीडर्स ऑफ समिट नेगोशिएशंस भी थे इसमें बहुत सारे। बस रूट्स हैव ओपन, बस रूट्स जो है उसको भी ओपन करा गया है। एंड ट्रेड एंड वीजाज भी जो है इनको भी ऐसे डेवलप करा गया है। That's it for this chapter. Let's go to the next chapter. Hello everybody, let's now discuss our chapter number 6, international organizations. हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समझते ही हैं कि इसका क्या मतलब है कि हम इंटरनेशनल ग्रुप बना रहे हैं एक तरह से, जहाँ पे कई कंट्रीज मेंबर बनती हैं। लेकिन क्यों बना रहे हैं, आखिर जरूरत क्या पड़ गई? टू हेल्प मैटर्स, एक सेकंड में जरा स्क्रीन ब्राइट कर लूँ। हाँ, टू हेल्प विथ मैटर्स, कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको एंड करने के लिए, ऑफ वॉर एंड पीस। कई बार वॉर के लिए और पीस के लिए भी बनाया गया है ये। टू हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए भी बनाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों? कंट्रीज कम टुगेदर, मेन उनका पर्पस यही है कि सारी कंट्रीज जो एक साथ आए, कम से कम एटलीस्ट कंट्रीज एक साथ आए, बहुत सारी नहीं, हर कोई कंट्री नहीं, लेकिन कुछ कंट्रीज तो साथ में आए, ताकि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, कोऑपरेशन बढ़े। प्रॉब्लम लाइक डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग, अदर सच मेजर इशूज को भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लो एक बारी। द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। डैग हैमरस्कॉच इन्होंने बोला था, जो कि यूएन सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे। अब ये पूछा गया था मेरे टाइम पे, तो मैंने आपको इसलिए पढ़वा दिया। उसके बाद यहाँ पे भी ये चर्चिल वाला तो मैंने 2-3 बार दिखाया। जनरल असेंबली देखो, एज चर्चिल पुट इन जॉर्ज इज बेटर देन वॉर। चर्चिल इस बात में क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाना जरूरी है बिकॉज जॉर्ज क्या बोल रहा है वो, जॉर्ज यानी कि जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी जॉ हिलती है, तो वो कह रहा है कि जॉ करना बेहतर है देन वॉर। ठीक है, और यहीं पे शशि थरूर कहते हैं कि isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield. International organization help with matters of war and peace. They also help countries cooperate to make better living condition for us. अब यहाँ पे मेन चैप्टर में पढ़ाती हूँ। ओके, तो मैं आपको कई बार बोलती हूँ, मुझे आपको बार बार रिमाइंड ना करवाना पड़े। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी नोटबुक लिखे जा रहे हो। बेटर यही है बुक में लिखना, नोटबुक मत बनाना अलग सी, बुक में ही ऐसे साइड में जैसे मैंने लिखा है लिख दो। क्यों? क्योंकि जब भी तुम अपनी बुक खोलोगे, सोचो ये तुम अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, कहीं से तुम्हें ये उठ कर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तुमने लिखा ही नहीं नोटबुक में। अब तुम अगर अपनी बुक में लिखोगे तो ये नहीं भी लिखोगे ना कहीं पे भी, तो तुम्हारे सामने ऑलरेडी होगा, तो तुम ये खुद पढ़ लोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ बुक में ही बना लो साइड्स में, या फिर तुम स्टिकी नोट्स ले लो। कोऑपरेशन नीड और इंप्लीमेंट, अब कोऑपरेशन की जरूरत ही क्या पड़ गई भाई? कोऑपरेशन नीड और इसके इंप्लीमेंट्स कैसे करे जा सकते हैं? यूएनओ ने कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया है। पहला, प्रोड्यूस इन्फो एंड आइडियाज, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में इन्फो निकालो, आइडियाज निकालो। दूसरा, मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी, अंडरस्टैंड करो कि किस तरह का क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसी अंडरस्टैंडिंग, कैसी रूलिंग चल रही है। थर्ड, साथ ही अगर दो कंट्रीज एक दूसरे से बात कर रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रही हैं, तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ईयू। अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि यूएन का जो वो था सेकंड सेक्रेटरी जनरल, उसने ये बात कही थी। तो आखिर ये यूएन का जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल था ये क्या था, और यूएन क्या है? यूएन को समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ यूएन आखिर कैसे बना, हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से लेके 1918 में हुई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, देखो पहले क्या था कि स्टोरी सुनो, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जो कि 1914 से 1918 तक चला, उस टाइम पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी नेम्ड लीग ऑफ नेशंस। 1920 में इसको बनाया गया। अब क्या हुआ कि ये कुछ खास काम नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। इस वजह से चेंजेस लाने की कोशिश की गई, इसलिए लीग ऑफ नेशंस को हटाकर यूएन रख दिया गया। ठीक है, और ये है प्रीडिसेसर ऑफ यूएन, कौन? लीग ऑफ नेशंस। अब यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस, वो 24 अक्टूबर 1945 में बनी। यूएन कब बना? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रिवेंट वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड पीस। ठीक है, अब एनालिसिस करना, क्यों भाई, क्यों जरूरी है ये, कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ही क्या है? लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेट थ्रेट ऑफ वॉर। अब कोई भी कंट्री है वो हमला करती है सामने वाली कंट्री पे, सिर्फ इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, उसका जो भी ओपिनियन है, जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट है। समझो किसी कंट्री ने किसी कंट्री पे, टेरिटरी पे हमला कर दिया, तो वो जिस पे हमला करा है वो सामने वाली सिर्फ इस वजह से जवाब नहीं देती कि उसकी टेरिटरी पे हमला हुआ या फिर ब्ला ब्ला, जो भी एग्जांपल है, जो भी रीजन है, वो इसलिए भी अटैक करती है ये देखकर कि सामने वाली कमजोर है क्या, ये भी देखकर कि क्या हम कमजोर है क्या। अब टेल मी कि पाकिस्तान नहीं, चलो यूएन अगर किसी कंट्री पे अटैक करता है तो वो क्यों इतना अनआंसरेबल होता है? सॉरी, यूएस क्यों इतना अनआंसरेबल होता है? क्योंकि ही इज पावरफुल, वो पावरफुल है, इस वजह से यूएस जो है
अकाउंटेबल नहीं है, वो कहीं पे भी अटैक कर देता है एंड सिली रीजंस दे देता है, ठीक है, जैसे उसने ईरान पे किया था, ठीक है। अब लैक ऑफ सोशल, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसने ईरान पे अटैक किया था और रीजन ये दिया था कि वो बॉम्ब बना रहे हैं, जबकि उसने ऑयल को खत्म करने के लिए, उनकी जो ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑयल निकल रहा है उसको अटैक किया था। अब लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट गेट थ्रेट्स ऑफ वॉर, अगर कोई भी कंट्री है जिसके लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है तो उसको वॉर के थ्रेट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और कई कंट्रीज जो हैं, भले वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो लेकिन वो मिलिट्री उनकी अच्छी रखती है ताकि वॉर की कंडीशंस अच्छी रखती हैं ताकि वो लड़ सके। बाहर से भले वो इंटरनल बहुत वीक हो इंटरनली, बट जो उनका बाहर का है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन, अब यूएन के कुछ 6 मेन ऑर्गन्स हैं। पहला जनरल असेंबली, दूसरा यूएन सेक्रेटेरिएट, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल। फिफ्थ एक सेकेंड, हाँ, ट्रस्टशिप काउंसिल, सिक्स्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब जनरल असेंबली क्या है, ऑल मेन मेंबर्स, जो भी मेन मेंबर्स होंगे वो इसमें होंगे। यूएन सेक्रेटरीट में तो कुछ इतना खास है नहीं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोनॉमी और सोशल जो भी डिस्कशंस होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो, ठीक है। तो यूएन का जो पार्ट है यूएनएससी वो एक मेजर पार्ट है, उसमें उनके परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल ये बनाई गई थी ताकि जो भी कंट्रीज हैं जो भी कॉलोनाइज्ड हैं उनसे डीकॉलोनाइजेशन किया जाए। अब क्या हुआ कि ये जो मोटिव है वो कंप्लीट हो गया 1994 में, इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब ये अब नहीं रही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये 6th है। अब देखो फाउंडिंग ऑफ यूएन नेशंस 1941 अगस्त, साइनिंग ऑफ अटलांटिक चार्टर बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम वॉल्सन चर्चिल। फिर उसके बाद 1942 में जनवरी में 26 अलाइंड नेशंस फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ पावर मेड वाशिंगटन डीसी टू सपोर्ट अटलांटिक चार्टर एंड साइन टू डिक्लेरेशन बाय यूएन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1945 February, Yalta Conference of Big Three, Roosevelt, Churchill, and Stalin decides to organize a United Nations conference on the proposed world organization. ठीक है, ओके, that's it. हाँ, 1945 अगस्त 30 में इंडिया यूएन को ज्वाइन करता है। रिफॉर्म ऑफ यूएन 1920 में लेफ्ट जो लीग ऑफ नेशंस थी, 1945 में यूएन बना। फिर अब देखो ये टाइमलाइन है, ये मैंने बनाई है इजी लर्न करने के लिए। रिफॉर्म ऑफ यूएन को अंडरस्टैंड करने के लिए 1920 में लीग ऑफ नेशंस था, फिर 1945 में यूएन आया, फिर कोल्ड वॉर हुआ, फिर 1991 में चेंजेस हुए और रिफॉर्म डिमांड किया गया। क्या बोला गया कि हमें यूएन में चेंजेस चाहिए क्योंकि यूएन जो है वो हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, मगर अब कोल्ड वॉर नहीं रही है तो फिर हमें रिफॉर्म चाहिए, चेंजेस चाहिए। वो कौन सी रिफॉर्म्स है जो डिमांड किए गए, 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म था। पहला चेंज इन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, दूसरा रिव्यू ऑफ इशूज विद इन द यूएस जुरिस्डिक्शन। पहला क्या है कि जो स्ट्रक्चर है भाई उसको चेंज करो, जो प्रोसेस है उसको चेंज करो। दूसरा रिव्यू ऑफ इशूज, जो भी इशूज है उनको रिव्यू करो जो भी यूएस जुरिस्डिक्शन में है। अब स्ट्रक्चर को मतलब स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में चेंजेस कैसे डिमांड कर रहे हैं वो, सबसे पहला यूएनएससी मेंबरशिप, वो कह रहे हैं कि यूएनएससी मेंबरशिप को बढ़ाओ, ठीक है। जो 5 परमानेंट है रेस्ट क्या कहते हैं उसे, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कह रहे हैं कि एक्चुअल अभी की जो वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको रिफ्लेक्ट करो, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद में बजटरी प्रोसीजर, साथ ही बजटरी प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करो, ठीक है। ये पूछा गया था मेरे टाइम पे। इशूज इन जुरिस्डिक्शन, अब क्या इशूज हैं जुरिस्डिक्शन में, पहला तो उन्होंने कहा कि भाई पीस एंड सिक्योरिटी लाने की कोशिश करो, इसको इंक्लूड करो। दूसरा डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, ह्यूमन जस्टिस को भी इंक्लूड करो। बाकी चैप्टर कवर कर लो, फिर ये वाला पार्ट करवाऊंगी। अब चेंजेस आफ्टर 1991 कोल्ड वॉर 1991 के कोल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आए। आफ्टर 1991 यूएसएसआर जो है वो खत्म हो गया, यूएस जो है बढ़ गया, सोल पावर बन गया। सेकंड, चाइना भी सुपर पावर बनने लग गया, इंडिया भी सुपर पावर बनने लग गया। थर्ड, एशियन इकोनॉमीज भी बढ़ने लगी, जो एशियन कंट्रीज की इकोनॉमीज है वो भी बढ़ने लगी। फोर्थ, न्यू मेंबर स्टेट्स आने लग गए। फिफ्थ, न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस जैसे कि जेनोसाइड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सेट्रा, ये भी ऑकर होने लग गई। अब ब्रीफ ऑफ दिस रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म है, ब्रीफ क्या है रिफॉर्म से। सबसे पहले रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। 1991 में यूएनजीए रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है थ्रू 3 कंप्लेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। यूएनएससी नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स रियलिटीज। अब उन्होंने क्या कहा कि यूएनएससी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को नहीं रिप्रेजेंट करती। दूसरा, 8 डिसीजंस, ये 3 कंप्लेंट्स उन लोगों को मिली थी, यूएनजीए को मिली थी कि यूएनएससी अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो सिर्फ यूएस को करता है। दूसरा, इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट व्हिच आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स। वेस्टर्न वैल्यूज को देखा जाता है, फ्यू पावर्स जो डोमिनेट करते हैं खुद। 5 ही तो परमानेंट है। लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, पूरी वर्ल्ड में 5 सुपर मेन बना दो तुम, कहाँ से इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है ये। अब इसके सॉल्यूशन भी उन्होंने खुद दिए। 1 जनवरी 1997 में यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉफी अन्नान इनिशिएटेड अ इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड। देखो
अब फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन प्रपोज्ड, यूएनएससी न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, उन्होंने सबसे पहले कहा कि यूएनएससी के न्यू परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर चेंज करो, इकोनॉमिक पावर बढ़ गई है, इकोनॉमिक पावर को फोकस करो, मिलिट्री पावर को फोकस करो, अमिलिट सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, जो भी यूएन को सब्सटेंशियल यानी कि ऐसा यूएन का बजट बनाओ जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सके, पॉपुलेशन है उस पर फोकस करो, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्टेड कंट्री। अब उन्होंने कहा कि देखो हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है यूएन वाले हैं जो कोफी अनन हैं, उन्होंने कहा इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम मेंबर बनाएंगे। पहला है इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, दूसरा मिलिट्री पावर होनी चाहिए, तीसरा सब्सिडेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, यूएन को अच्छा खासा उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चौथा पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, फिफ्थ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कोई एक कंट्री है वो ये सारे क्राइटेरिया के थ्रू जाएगी, अगर वो सारी फुलफिल कर पाएगी तो वो मेंबर बन पाएगी, मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। अब प्रॉब्लम्स क्या थी इन क्राइटेरिया में, देखो नीड ऑफ मोर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, जैसे कि कैसे, क्या लायबिलिटी है, मीनिंग ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। अब इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब, यही है कि ज्योग्राफिकली, कॉन्टिनेंटली या फिर रीजन या इकोनॉमी देखकर ही हम रिप्रेजेंटेशन दें, क्या सिर्फ यही चार उसमें हम अपनी डाइवर्सिटी को दिखा सकते हैं, या इन्हीं चार उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं क्या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम। माइग्रेशन प्रॉब्लम, टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। मेजर प्रॉब्लम क्या था कि हम नेचर ऑफ मेंबरशिप को चेंज करें। अब देखो ये सारे जो क्राइटेरिया है, ये एक क्राइटेरिया कैसे निकले, ये क्राइटेरिया तब निकले जो परमानेंट मेंबर्स ने इन्हें अलाउ कर दिया। परमानेंट मेंबर्स कौन, यूएस, फ्रांस, रशिया, एक सेकेंड यार, ओके तो मुझे ज्यादा मेंबर्स नहीं पता, आप कमेंट डाउन करो। अरे मुझे पता है, मैंने पूरा ही लिखा है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जानते हो तो फिर कमेंट करो। टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर, जो भी मेंबरशिप का नेचर है उसको चेंज करना। अब देखो मेजर प्रॉब्लम थी वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, बहुत सिंपल है। वीटो पावर यानी कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, इनके पास एक पावर है कॉल्ड वीटो, जिसका मतलब है कि अगर कोई डिसीजन आता है, ठीक है, जैसे समझो ये 5 मेंबर्स बैठे हुए हैं और बाकी 10 मेंबर्स बैठे हुए हैं, अब कोई प्रपोजल आता है कि ऐसे ऐसे चेंजेस हम करेंगे या फिर ऐसा ऐसा हम डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर इन 5 में से, जैसे वो 10 पूरे एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, वर्ल्ड के लिए बेटर है, लेकिन इन 5 में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो ये पूरा का पूरा वेस्ट, ये डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा। इवन दो ये 10 लोग कह रहे हैं कि हाँ लेना चाहिए, भले वो कितना भी अच्छा हुआ हमारे एनवायरमेंट के लिए, अगर या फिर हमारी जो भी है उसके लिए अच्छा है, लेकिन ये 5 में से अगर किसी एक ने मना कर दिया तो समझो खत्म, ठीक है। तो ये गलत बात है ना, ये प्रिविलेज पोजीशन ऑफ पर मेंबर है, बहुत तगड़ी प्रिविलेज। समझो इसमें से चाइना, जो मान लो चाइना, अब वो एक नुकसानदेह चीज कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि परमानेंट मेंबर है तो वी कांट चेंज इट, क्योंकि वो वीटो पावर का गलत यूज करेगा, भले वो गलत कर रहा है। नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 ईयर ड्यूरेशन के हैं। अब देखो नॉन परमानेंट वो 10 परमानेंट जो 10 रेस्ट मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, सिर्फ 2 साल तक बन सकते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अब वीटो पावर का है ना रिफॉर्म्स आने की यूज नहीं किया जाता, जबकि डोमिनेंस दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रेट पावर वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी। अब देखो क्या है कि ये हटाना इतना भी आसान नहीं है, वो चाहे तो हटा सकते हैं ना, बेटर रहेगा वर्ल्ड के लिए, लेकिन इसलिए नहीं हटाते, ये रिफॉर्म इसलिए लागू करना थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि अगर वीटो पावर नहीं दी गई तो वर्ल्ड के जो ग्रेट पावर्स हैं, जिनको एक्चुअल में अभी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखा है इन इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से, वो हट जाएंगे, वो मेंबर क्यों बनेंगे जब उनका फायदा नहीं है, और फिर वो वर्ल्ड में जो चाहे वो करेंगे। तो इसलिए ग्रेट पावर जो है वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे, वुड डू व्हाट दे प्लीज आउटसाइड इट। उसके बाद में बॉडी वुड बी इनफेक्टिव विदाउट सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि सपोर्ट नहीं होगा पावर वालों का तो फिर क्या फायदा, बॉडी तो इनफेक्टिव बन जाएगी। वीटो पावर जो है, अब देखो पॉकेट वीटो वैसे कहते हैं, नेगेटिव वोटिंग पावर है। देखो रिफॉर्म इन जुरिसडिक्शन ऑफ यूएन, क्या क्या रिफॉर्म है, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन फ्रॉम एरोस्टिकेट्स एंड इंक्रीज ऑफ फेल एंड नेशनल गवर्नमेंट। द यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड अब कैन बैलेंस द अगेंस्ट यूएस। अब देखो ये सवाल भी उठता है, क्योंकि वीटो पावर ये हटा नहीं रहा, तो मतलब क्या यूएस से यूएन चल रहा है, यानी कि जो यूएन है क्या वो यूएस को बैलेंस कर सकता है या फिर उसके अगेंस्ट जा सकता है। यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड, हम यूएस को ऐसे इजीली अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, खासकर यूएन भी नहीं कर सकता। यूएस स्टैंड्स अलोन एज सुपर पावर, यूएस जो है अब सुपर पावर की तरह अकेला खड़ा होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस विद इन द यूएन इज कंसिडरेबल। अच्छा एक इमेजिन करो, आपका 5 मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें एक बहुत पावरफुल है, वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, वो मेंटली भी बहुत अच्छा है। कौन डोमिनेट करेगा आपके ग्रुप में? ऑफ कोर्स वही करेगा, क्योंकि वो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है, परफेक्ट है, ठीक है। तो उसके जो मेजर डिसीजंस होंगे वही ज्यादातर चलेंगे, इस वजह से जो इन्फ्लुएंस है यूएस का यूएन में कंसिडरेबल है, ठीक है, और वही खुद एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। दूसरा, यूएन फिजिकली यूएस के टेरिटरी में ही है, वॉशिंगटन में ही है यूएन के ऑफिस। यूएस नेशनल्स इन यूएन ब्यूरोक्रेसी, यूएस नेशनल्स इन ब्यूरोक्रेसी, मतलब यूएस के जो भी नेशनल पीपल है, मतलब जो भी पावरफुल पीपल है वो खुद यूएन में है, और वीटो पावर है यूएस के पास से इन द चॉइस ऑफ यूएनएसजी। अब क्योंकि यूएस एक इसका मेंबर है, इसलिए वो यूएनएसजी के यानी कि सारे मेंबर के साथ बात करके डिस्कशन करके कोई डिसीजन पे फोकस करता है। अब हम इन छोटे छोटे बॉक्स को डिस्कस करते हैं। आईएमएफ,
द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म ये है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट इन इंटरनेशनल लेवल। इसके 189 मेंबर्स हैं, दैट्स इट, इसमें इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। द एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन, अब देखो, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने के लिए इस पर मतलब कंट्रीज पे कंट्री को डेवलप करना है, ये इसका मेन फोकस था। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करता था, सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, लोन्स एंड ग्रांट्स भी दिया करता था मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 बनी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसर थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके 164 मेंबर्स थे, ठीक है। और मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज US, EU, जापान, ये WTO का यूज़ करते थे। फ्रेमवर्क रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन कंप्लेन ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स एंड बीइंग pushed around by big powers. IAEA, the International Atomic Energy Agency, was established in 1957. It came into being to implement US President Dwight। देखो, IAEA जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जो कि 1955 से 1957 में बनी, ठीक है। ये US प्रेसिडेंट ड्यूलाइट एलिसेनहावर ने बनाई थी एटम्स फॉर पीस प्रपोजल के अकॉर्डिंग। इसका मेन पर्पस था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। फिर ये बाकी एनजीओज हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है। मेजर फोकस इसका यही है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो मिसकंडक्ट ना करे, ठीक है। और ये ह्यूमन राइट्स पे एडवोकेसी वगैरह देता है, ऐसा कुछ है जिसका कुछ खास क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब ह्यूमन राइट वॉच, जिसकी फुल फॉर्म यही है, ये भी एक एनजीओ है, ये रिसर्च एंड एडवोकेसी का काम करता है ह्यूमन राइट्स पे। लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर, और ग्लोबल मीडिया अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस पे फोकस करता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोलिशंस एंड बैन लैंड माइंस, चाइल्ड सोल्जर्स, ये सबको खत्म करता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को भी बिल्ड करता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन अ 7th चैप्टर, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड करना। देखो, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी रेफर्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस, सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें थ्रेट से फ्रीडम मिले। अब देखो, क्यों इंसान अपने घर पे सिक्योर फील करता है? क्योंकि इंसान जो है वो सिक्योर अपने आप को घर पे इसलिए फील करता है क्योंकि उसे लगता है कोई अटैक नहीं कर सकेगा उसे। उसके पास अब पूरी तरह से पावर है कि वो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर सकता है, बाहर के लोग उसके घर में नहीं घुसेंगे और कोई इसे ढूंढ भी नहीं पाएगा इजीली। अब समझो आपके अक्सर ये होता है, जो कि बहुत गलत बात है, बच्चे क्या करते हैं, दुश्मनी पाल लेते हैं और उसे कहते हैं बाहर मिल। और अगर वो बच्चा है, वो अगर अपने घर में ही रहे और कंप्लेन करे अपने फैमिली को, तो प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है। लेकिन वही वो बच्चा अगर बाहर आ जाए, स्कूल में आए और बाहर उन्हें अकेला मिल जाए, तो उसकी धुलाई कर देंगे। तो क्या वो सिक्योर था? नहीं था उस टाइम वो सिक्योर। तो सिक्योर का क्या मतलब है? थ्रेट से फ्रीडम होना। अब समझो एक कंट्री है जिसको लगातार थ्रेट्स मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी रिसेंटली, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो हमने देखा कि किस तरह से एक तरह से थ्रेट आया हमारी तरफ, सॉरी, ठीक है। जो हमारे बॉर्डर के आसपास के लोग थे वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे इस चीज़ से, तो उनकी लाइफ पर थ्रेट था, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स का मतलब है सिक्योरिटी। ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड लाइफ ऑफ कंट्री को प्रोटेक्ट करना, और ठीक है। ब्रॉड व्यू क्या है? थिंग्स दैट आर थ्रेटन कोर वैल्यूज। अब लोगों का देखो, अब देखो हमारे हिसाब से अलग अलग टाइम होंगे सिक्योरिटी के। सिक्योर क्या है इंसान? देखो, अगर कोई बाहर जा रहा है, उस पर अटैक हो जाएगा, पाँव पीटी जाएगी, तो वो सिक्योर नहीं है। तो क्या मतलब कंट्री के लिए भी यही सेम डेफिनेशन है सिक्योर होना? नहीं, कंट्री के लिए सिक्योरिटी पे थ्रेट आना यानी कि कोर वैल्यूज पे थ्रेट आना, ठीक है। यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ये सब वो सब, लैंड, इस पे थ्रेट आना, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट, जैसे कि जो कि एंडेंजर करते हैं कोर वैल्यूज को, और ऐसे डैमेज जो कि रिपेयर नहीं हो सकते। ये है कंट्री के लिए थ्रेट। नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, दो तरीके की सिक्योरिटी होती है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में होता है एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर की कंट्री मिलिट्री एंड आर्म फोर्सेस। ट्रेडिशनल में होता है एक्सटर्नल है इंटरनल। अगर ट्रेडिशनल का एक्सटर्नल, देखो दो टाइप के नोशंस होते हैं सिक्योरिटी के, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। अब हम ट्रेडिशनल को देखते हैं। ट्रेडिशनल में भी दो होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल में देखें तो ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम द कंट्री, दूसरी कंट्री से हमें मिलिट्री थ्रेट्स आना, ये सबसे बड़ा डेंजर है। एक्सटर्नल है ना वो, तो अदर कंट्री से हमें थ्रेट आना, जैसे मिलिट्री एक्शन हो जाना, हार्ड पावर का यूज होना, कोर वैल्यूज इंडेंजर होती है इसमें, जैसे कि सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, रिस्पॉन्स, एक सेकेंड, हाँ, रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ वॉर। अब देखो, एक कंट्री है, उस पर एक्सटर्नल थ्रेट आ गया, मतलब उसके पे मिलिट्री अटैक हो गया है, ठीक है। तो उसकी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस पे सब अटैक हो गया, इसके कोर वैल्यू जो है एंडेंजर हो चुके हैं। तो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तीन तरह का रिस्पॉन्स होता है वॉर का, सरेंडर, डिफेंड, रिजॉर्ट। सरेंडर का मतलब हार मान लेना, डिफेंड यानी कि खुद को बचाना, टू रिजॉर्ट, हाँ सॉरी सिर्फ दो तरीके के होते हैं, सरेंडर एंड प्रिवेंट। हाँ नहीं, तीन तरीके के होते हैं, सरेंडर, प्रिवेंट, डिफेंड। सरेंडर क्या है कि हम हार मान जाते हैं, सॉरी, दूसरा है प्रिवेंट,
नहीं नहीं, वॉर रुको, ऐसे बातचीत करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट छोड़ो, हम जुबानी बात करते हैं, ये वार करके क्या मिलेगा, प्रिवेंट करो इसे, तो प्रिवेंट करो। तीसरा होता है डिफेंड, खुद को बचाना, तुमने मुक्का मारा मैं मुक्का मारूंगा, ठीक है। और सरेंडर करना लास्ट रिजॉर्ट होता है, क्योंकि हम क्यों ही सबसे पहले देखो, अगर किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पर अटैक कर दिया, कैसा लगेगा, वो कह रही कि हाँ हम सरेंडर कर रहे हैं, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना, वो अपनी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो डिफेंड करने की कोशिश करता है, मोस्टली कंट्रीज डिफेंड करते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी, सरेंडर करना नहीं है। अब सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो सरेंडर नहीं करना। प्रिवेंटिंग वॉर का दूसरा नाम है डिटरेंस। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरेंस, मुझे पूछा गया था। डिटरेंस का मतलब है अवॉइड करना। डिटरेंस का क्या मतलब है, अवॉइड करना, ठीक है। तो मोस्ट बेस्ट क्या है, अवॉइड करो। दूसरा लिमिटिंग और एंडिंग द वॉर, डिफेंस, लिमिट करो वॉर को या एंड करो वॉर को, डिफेंस करो, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में सरेंडर नहीं करना, प्रिवेंट करना है वॉर को, जिसका मतलब डिटरेंस है, लिमिट और एंड द वॉर, डिफेंस। और तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, अगर नॉट गुड रिलेशंस हैं तो उनको अच्छा करना, कॉन्फ्लिक्ट्स इन पास्ट उनको रिजॉल्व करना, ठीक है। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर प्लस इकोनॉमिक प्लस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो आपके आसपास वाले लोग इतने ही पावरफुल हैं, जितना आप पावरफुल हो तो आप दबोगे नहीं, है ना। तो ये बैलेंस ऑफ पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज अलायंस बिल्डिंग। अब सिक्योरिटी पॉलिसी में सबसे पहले क्या है, प्रिवेंटिंग वॉर यानी कि डिटरेंस, लिमिटिंग और एंडिंग द वॉर, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, एंड फोर्थ इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब ये है कि हम ट्रीट अलायंस बिल्डिंग मतलब एन अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स, एन अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट, एक अलायंस कोलिशन यानी कि मिलाव है स्टेट्स का, जो कि कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन के खिलाफ खुद को डिफेंड या डिटर करती हैं। ये रिटन ट्रीटीज होती हैं, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होती हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अलायंस अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बनाती है, ठीक है। इसलिए देख करके आगे हम भी प्रोटेक्टेड होंगे ना, आगे हमारे साथ देंगे ना। ना हम ट्रेडिशनल पे फोकस करते हैं, एक्सटर्नल पर। आउटसाइड इट बॉर्डर्स, एक सेकंड, ये तो मैं पढ़ा चुकी। हाँ, एक तरह से शॉर्ट मतलब शॉर्ट समरी है। एक्सटर्नल का है आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, नेशनल सिस्टम गवर्नमेंट, नो सेंट्रल अथॉरिटी। अब हम इंटरनल करते हैं, सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी यानी कि इसको कुछ खास इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी, लेकिन 1945 के बाद इसको इंपॉर्टेंस दी गई। पीस एंड सिक्योरिटी वाज इंश्योर्ड। फोकस क्या था कि हमें मेन फोकस उनका था कि भाई आउटसाइड से थ्रेट ना है। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज पे जब हमने देखा कि क्या क्या हुआ, कॉलोनीज हुई, फिर फ्री कॉलोनीज हुई, फिर यूरोपियन पावर बनी, तो मतलब एक तरह से इंटरनल थ्रेट भी बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इंटरनल थ्रेट पे फोकस करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ एनआईसी, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, लिमिटेड यूज ऑफ वॉयलेंस। अब देखो क्या हुआ है, हाँ ठीक है। तो इंटरनेशनल जो थ्रेट है उस पर बाद में फोकस किया गया, और फिर जैसे कम्युनल डिस्प्यूट्स वगैरह वगैरह, तो इन पे बाद में फोकस करा गया, इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, जहाँ पे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या था, लिमिटेड यूज ऑफ वॉयलेंस, वॉर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना है, आर्मी मिलिट्री सिर्फ नॉट ओनली द सोल्यूशन, आर्मी जो है सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ एनआईसी, ठीक है। तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, एनआईसी यानी कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के? पहला, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर, टेरिटरीज, पीपल, पॉपुलेशन को खतरा। दूसरा, इंटरनेशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इंटरनेशनल स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड, जैसे कि पंजाब की डिमांड करी जाती है अभी, या फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी कि जैसे कि हमने देखा तमिल एंड सिन्हालियास के बीच में। देखो यूएस एंड यूएसएसआर साइन डिसआर्मामेंट, ठीक है, कुछ डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने, जैसे कि डब्ल्यूबीसी जो कि 1972 में उन्होंने बना था, सीडब्ल्यूसी 1992 में बना था, डिडंट गिव अप न्यूक्लियर वेपन्स, फिर भी उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप नहीं करा। आर्म कंट्रोल ABM 1972 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको भी साइन किया। सॉल्ट 2 को भी साइन किया, START को भी साइन किया, और NNPT जो कि 1968 में बना था उसको भी साइन किया था। एंटी बॉलिटिक मिसाइल NABM, ये डिसआर्मामेंट आर्म्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बनाई गई थी। कोऑपरेशन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज पॉसिबल इन लिमिटिंग वायलेंस। अब कोऑपरेशन एक मेन पॉइंट है इसका, जहाँ पे हम वायलेंस को लिमिट करने की कोशिश करते हैं। एंड्स को हम राइट मानते हैं, राइट रीजन मानते हैं कि चलो हम अपने जो है कि वॉर हो रही है, तो फिर राइट रीजन क्या है, एक तरह से हमारे पास एक राइट रीजन है कि हम सबको सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, जेनोसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। और मीन्स की तरह अगर यूज़ करें तो हम इसको अवॉइड किलिंग, हम किलिंग को अवॉइड करें, नॉन कम्बैटेंस और सरेंडरिंग, हार्म कम्बैटेंस, इसको हम खत्म कर देते हैं। वॉर को एज ए मीन्स नहीं, एज ए एंड यूज़ करो, ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ कॉपरेशन क्या है, डिसआर्मामेंट, टू गिव अप सर्टन काइंड्स ऑफ वेपन, जैसे कि BWC 1972, CWC 1992। आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ वेपन, मतलब डिसआर्मामेंट, ये टाइप के डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट साइन बने, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्या था कि आर्म्स कंट्रोल करो, जो भी आपके पास आर्म्स है, जो भी वेपन्स है, उनको कंट्रोल करो, ठीक है। जैसे कि ABM ट्रीटी 1972 में आई थी, सॉल्ट 2, START और NPT 1968 में बनी थी। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जहाँ पे शेयर इन्फो मिलिट्री प्लान्स, अगर कोई कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, ठीक है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग।
Guys, my neck started hurting very badly, so I decided to show you my notes because they are really helpful. If you like the efforts, then like, share, subscribe.